हर कहानी एक नई दास्तान। वेलकम टू एनिस नॉवेल्स वर्ल्ड। यहाँ से कहानी शुरू होती है। लिली के फूलों की नक्काशी वाले भारी भरकम और आलीशान पर्दे आधे बंद थे, जिनसे छनकर एक मादक और रोमानी खुशबू कमरे में तैर रही थी। रितिका ने अपनी भारी पलकें खोलीं। उसका सिर जैसे फटने को हो रहा था और शरीर के पोपों में ऐसा दर्द था मानो किसी ने उसे तोड़ मरोड़कर दोबारा जोड़ा हो। वह यहाँ क्या कर रही है? वह लड़खड़ाते हुए बिस्तर से नीचे उतरी और गहरे रंग के बारीक नक्काशीदार कालीन पर नंगे पांव चलने लगी। कमरे से बाहर निकलकर वह गलियारे में उस ओर बढ़ी, जहां अंत में एक धुंधली रोशनी दिखाई दे रही थी। उसने अधखुले दरवाजे को धक्का दिया तो पाया कि वह रोशनी दीवार पर लगी एक विशाल स्क्रीन से आ रही थी। स्क्रीन पर चल रहे उत्तेजक दृश्यों को देखकर उसका चेहरा शर्म और गुस्से से तमतमा उठा। एक निर्वस्त्र स्त्री और पुरुष प्रेम क्रीड़ा में लीन थे, दुनिया से बेखबर। वह स्त्री गोरी और छरहरी काया वाली एक सुंदरी थी। वीडियो में मौजूद पुरुष ने उसकी ठुड्डी पकड़कर उसका चेहरा कैमरे की ओर घुमाया। एक क्रूर भाव के साथ उसने अचानक अपना सिर झुकाया और उसके कान में कुछ बुदबुदाया। रितिका ने अपनी सांसें रोक लीं, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। तब उसे एहसास हुआ कि वीडियो की आवाज़ बंद थी। न तो कोई आहट सुनाई दे रही थी और न ही शर्मसार कर देने वाली सिसकियां, लेकिन वह दृश्य ही रितिका को लज्जित करने के लिए काफ़ी था। उसका चेहरा इतना लाल हो गया था कि नसें बाहर उभरने को बेताब थीं। उसने धातु के दरवाजे के हैंडल को इतनी जोर से भींचा कि उसकी पोरें सफ़ेद पड़ गईं। उसका मन कर रहा था कि वीडियो के अंदर घुसकर उस औरत का गला घोंट दे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि वीडियो में दिख रही वह औरत कोई और नहीं बल्कि वह खुद थी। और वह पुरुष उसका पति था। क्या यह अद्भुत नहीं है? एक बेहद क्रूर और व्यंग्य भरी आवाज़ उस विशाल और आलीशान कमरे में गूंजी। उसका पति सोफे पर उसकी ओर पीठ करके बैठा था। उसके बाल सलीके से संवारे हुए थे और उसने एक विशेष रूप से सिलवाया गया सूट पहन रखा था, जिससे सत्ता और दौलत की महक आ रही थी। बिल्कुल नहीं, औरत का चेहरा मनहूस है और वह आदमी जो कर रहा है उसमें वह बेहद अनाड़ी है। रितिका ने अपनी नज़रें फेर लीं और ऐसे जवाब दिया जैसे वह किसी घटिया और घिनौनी फिल्म की बात कर रही हो। कमरे में एक भारी और गूंजती हुई हंसी फैल गई। उसकी आवाज़ उसके सीने में गड़गड़ाहट पैदा कर रही थी। सच तो यह है कि तुम खुद मेरे बिस्तर पर चढ़ी थीं और गिड़गिड़ाकर प्यार की भीख मांग रही थीं। अंधेरे में बैठे हुए उसने अपने पैर एक के ऊपर एक रखे और अपने हाथ में वाइन के गिलास को घुमाया। वह धीरे धीरे घूंट भर रहा था, शराब का मजा लेते हुए और अपनी स्थिति का आनंद उठाते हुए। रितिका को लगा कि वह किसी विकृत मानसिकता वाले इंसान की तरह बर्ताव कर रहा है। वह उस अश्लील वीडियो के बारे में ऐसे बात कर रहा था जैसे वह कोई अनमोल क्लासिक फिल्म हो जिसे बार बार देखा जाना चाहिए। रितिका ने अपने पति के सिर के पिछले हिस्से को घूरते हुए कहा, मानो या न मानो, मुझे नशा दिया गया था। मैं तुम पर यकीन क्यों करूं? जो चाहो यकीन करो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारे साथ बिस्तर में जाने के बजाय किसी ताबूत में लाश के साथ सोना पसंद करूंगी। उसकी आवाज़ गुस्से से कांप रही थी। कितना घिनौना और अहंकारी था वह, जिसने कल रात की घटना का वीडियो बनाया और अब उसे बड़ी स्क्रीन पर चला रहा था। रितिका ने सोफे के उस पार देखा और गहरे नीले रंग की मेज पर कुछ कानूनी दस्तावेज देखे। तलाकनामा के बड़े शब्द साफ दिखाई दे रहे थे। वह चुपचाप आगे बढ़ी ये देखने के लिए कि क्या कागज़ों पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। क्या तुम इसलिए नाराज़ हो क्योंकि कल रात मैंने तुमसे और ज़्यादा की उम्मीद नहीं की? उसने अविश्वास के साथ पूछा। या फिर तुमने नखरे दिखाकर मुझे लुभाने का फैसला किया है? जो सोचना है सोचो। या शायद तुम मेरा वंश चुरा कर गर्भवती होना चाहती हो ताकि मेरी पत्नी के रूप में तुम्हारा दर्जा पक्का हो सके? रितिका ने आह भरी, तुम्हें बस उस कागज़ पर दस्तखत करने हैं। एक हस्ताक्षर सब कुछ सुलझा देता। रितिका ने अपनी गर्दन घुमाकर देखा तो पन्ने के नीचे हस्ताक्षर वाली जगह खाली थी। हालांकि वह उसे घमंडी और अपनी पत्नी बनने के नाकाबिल समझता था, फिर भी उसने तलाक के कागज़ों पर हस्ताक्षर नहीं किए थे जिसकी उसे उम्मीद थी। यहाँ आओ। उस आदमी ने रितिका और तलाक के कागज़ों की ओर देखा और उसके दिमाग में एक भद्दा विचार आया। उसने उसकी ओर देखकर एक कुटिल मुस्कान दी। मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूँ, या तो कागज़ों को फाड़ दो या वीडियो की आवाज़ चालू कर दो। आवाज़ चालू कर दे। स्क्रीन की नीली रोशनी उस धुंधले कमरे में रितिका के चेहरे पर पड़ रही थी। वीडियो में मौजूद वह जोड़ा अभी भी अपनी धुन में था और दृश्य बेहद कामुक था। वह सोचना भी नहीं चाहती थी कि अगर उसने आवाज़ चालू कर दी तो क्या होगा। उसे यह जानने के लिए सुनने की ज़रूरत नहीं थी कि उनकी आहें कितनी उत्तेजक होंगी। वीडियो में मौजूद आदमी, जो अब उसके सामने बैठा था, ऐसे कर रहा था जैसे वह पहले कभी किसी औरत के साथ न रहा हो। उसने मेज पर रखे रिमोट और तलाक के कागज़ों को देखा। उसने कोई संकोच नहीं किया। वह तेजी से मेज की ओर बढ़ी और रिमोट उठा लिया। जैसे ही उसने बटन दबाया, विशाल स्क्रीन काली पड़ गई। धड़ाम। अधखुला दरवाजा जोर से खुला और छोटी काली स्कर्ट में दो सख्त दिखने वाली नौकरानियां कमरे में दाखिल हुईं। उभरी हुई गालों की हड्डियों वाली एक अधेड़ उम्र की महिला सबसे आगे चली आ रही थी और उसने माफ़ी मांगते हुए सिर झुकाया। मिस्टर रेहान, मुझे आपको ये बुरी खबर देते हुए बहुत दुख हो रहा है,
उसने कहा, कल रात मिसेज खुराना अपनी दवा लेना भूल गई थी और वह वहम और मानसिक अस्थिरता का शिकार हो गई हैं। उन्होंने पारेख परिवार को फ़ोन किया और बताया कि वह आपसे तलाक ले रही हैं। रितिका और उसके पति के बीच तलाक उनके परिवारों के लिए बहुत गंभीर मामला था। यह शादी परिवारों के कुलीन सामाजिक रुतबे को मजबूत करने के लिए बहुत सावधानी से तय की गई थी और तलाक एक आपदा साबित हो सकता था। जिस दिन वह पैदा हुई थी, रितिका पारेख को यह सिखाया गया था कि उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य खुराना परिवार के पुरुषों में से किसी एक से शादी करना है। पारेख परिवार की अन्य 3 लड़कियों की तरह उसे भी ललित कला, संगीत, घुड़सवारी, साहित्य और अन्य विषयों में पारंगत होना पड़ा था जो भविष्य की मिसेज खुराना के रुतबे के अनुकूल हों। जैसा कि हर कुलीन परिवार जानता था, खुराना परिवार का सरकार और निजी व्यापार दोनों में अद्वितीय प्रभाव था। खुराना बनने का मतलब था अंतहीन दौलत के साथ एक आसान, आलीशान जीवन। 3 साल पहले शहर की उच्चवर्गीय लड़कियों में मिस्टर और मिसेज खुराना की मंजूरी और उनके बेटे से शादी करने की अनुमति पाने की होड़ मची थी। हर महत्वपूर्ण परिवार ने अपनी बेटियों को खुराना परिवार का पक्ष हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि एक शक्तिशाली परिवार के साथ गठबंधन सुरक्षित हो सके। रितिका जीत गई थी और उसकी शादी किसी शाही शादी की तरह ही शानदार और प्रमुख थी। तलाक, उसके पति ने पूछा। वह आखिरकार सोफे से खड़ा हो गया और उसकी लंबी परछाई रितिका पर गिरी। नौकरानियों ने उसकी बाहें पकड़ लीं और उसे स्थिर रहने पर मजबूर कर दिया ताकि वह उसे कदम दर कदम अपनी ओर आते हुए देख सके, जैसे कोई साया। जैसे जैसे वह करीब आ रहा था, उसका दबदबा और भी गहराता जा रहा था। उसका हर हिस्सा, गहरी काली आंखें, तीखी नाक, भरे हुए आकर्षक होंठ इतने परिपूर्ण दिख रहे थे जैसे देवताओं ने उसे तराशा हो। उसने रितिका का जबड़ा एक लोहे की पकड़ में जकड़ लिया और वह उसकी ताकत से कांप उठी। तो तुम नखरे दिखा रही हो, रेहान ने कहा। अफसोस की बात है कि मुझे तुम्हारे लिए बिना किसी सहारे के उत्तेजना महसूस नहीं होती। शायद अगली बार कुछ और कोशिश करना। क्या वह इशारा कर रहा है कि उसने कल रात उसे नशा दिया था? रितिका हंसी। अगर तुम वास्तव में ऐसा महसूस करते हो तो इस दिखावटी शादी को बनाए रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या आप सहमत नहीं हैं, मिस्टर रेहान? रितिका का रवैया, जो न तो सम्मानजनक था और न ही गिड़गिड़ाने वाला, उसे देखकर नौकरानियां हैरान रह गईं। कोई भी कभी रेहान से इतनी बदतमीजी से बात नहीं करता था। मिसेज खुराना वास्तव में पागल हो गई होंगी जो उनसे इस तरह बात कर रही थीं। नौकरानियों ने उसे कमरे से बाहर ले जाने के लिए उसकी बाहें और कसकर पकड़ लीं। इससे पहले कि रेहान कोई जवाब दे पाता, घर का मैनेजर बदहवास और हौंकता हुआ अंदर आया। मिस्टर रेहान, मिसेज खुराना ने, उन्होंने तलाक की खबर लीक कर दी है और पत्रकार मुख्य द्वार पर जमा हो रहे हैं। रेहान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उसका चेहरा खतरनाक हो गया। उसके सामने खड़ी औरत उसकी ओर देख रही थी। उसकी नज़रों में न डर था और न ही कोई संकोच। उसे उसके अतीत के जुनून का एक भी निशान नहीं दिखाई दे रहा था। चिंता और प्रेम की जगह अब तिरस्कार और नफरत ने ले ली थी। नफरत। रेहान ने मैनेजर की ओर देखकर एक फीकी मुस्कान दी और अपनी पत्नी को एक धमकी भरी नज़र से देखा। उसने भी वापस उसे घूरा। उसकी आंखें उग्र और तीव्र थीं जैसे कोई खूंखार शेरनी अपने शिकार पर झपटने के लिए तैयार हो। ये औरत बदल चुकी थी। रेहान ने रितिका के जबड़े पर अपनी पकड़ ढीली की और आदेश दिया, दरवाज़ा खोल दो और उन्हें अंदर बुलाओ। हम उनका शानदार स्वागत करेंगे। आखिरकार, मुझे एक खबर का ऐलान जो करना है। उसने अपना खुरदरा अंगूठा उसके मुंह पर रखा और उसके गुलाबी निचले होंठ को धीरे धीरे सहलाया। तुम उन्हें यहाँ लाए हो, वह फुसफुसाया। उम्मीद है कि तुम इसके अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो। रितिका ने शांति से मुस्कुराते हुए महसूस किया कि नौकरानियों ने उसकी बाहों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। वे वाकई अपने कड़े प्रशिक्षण पर खरी उतर रही थीं। वे हमेशा अपने मालिक के मन की बात जान लेती थीं। अचानक रितिका ने अपना मुंह खोला और रेहान की उंगली को काट लिया जो धीरे धीरे उसके होठों पर फिर रही थी। वह हैरान रह गई क्योंकि दर्द से कराहने और अपना अंगूठा वापस खींचने के बजाय उसने इसे उसके मुंह में सरकाना शुरू कर दिया जैसे कुछ हुआ ही न हो। वह उसकी उंगलियों के पोरों को छूती हुई उसकी कोमल जीभ के स्पर्श का आनंद ले रहा था। उसने अपनी भौहें सिकुड़ी और अपनी जीभ की नोक से उसकी उंगली को पूरी ताकत से धकेलने की कोशिश की, लेकिन वह आदमी उसके मुंह के अंदर पकड़म पकड़ाई का खेल खेलता रहा और उसके होंठ के किनारे से लार टपकने लगी। उसे घिन आने के बजाय इस दृश्य ने उस आदमी की सबसे आदिम इच्छा को भड़का दिया। वह उसके मुंह के कोने पर लगी उस मीठी नमी को चखना चाहता था। एक नौकरानी ने रितिका की बाँह छोड़ी और रेहान को कढ़ाई वाला सफ़ेद रेशमी रुमाल लगी एक सुनहरी तश्तरी पेश की। अपनी उंगलियों को पोंछने के लिए रुमाल लेने के बजाय उसने नौकरानी को नज़रअंदाज कर दिया और रितिका को बेहद गहराई से देखा। यह आदमी एक शैतान है, रितिका ने सोचा, लेकिन वह एक ही समय में इतना मोहक कैसे हो सकता है। फिर उसने अपनी फुर्तीली जीभ बाहर निकाली और अपने अंगूठे के पो को धीरे धीरे चाटा जैसे वह किसी स्वादिष्ट आइसक्रीम का आनंद ले रहा हो। रितिका की सांसें अटक गईं। कोई आश्चर्य नहीं कि वह कभी उसके प्यार में पागल थी। बहुत कम महिलाएं ऐसे आदमी का विरोध कर सकती थीं।
ये लगभग अफसोस की बात थी कि वह अब वह महिला नहीं रही जो उसके ध्यान के लिए तरसती थी और उसके प्यार की भीख मांगती थी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में पहले से ही कोई दूसरी औरत है, उसने कहा। तुम्हें इस तलाक से खुश होना चाहिए। मैंने पत्रकारों को यहाँ खबर का ऐलान करने के लिए बुलाकर नेक काम ही किया है। ये तुम्हारी दूसरी शानदार शादी के ऐलान के लिए एक पूर्वाभ्यास जैसा होगा। उसने उसे एक नपी तुली मुस्कान दी। तो ठीक है, चूंकि तुम इतनी विचारशील हो रही हो तो मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। अच्छा है, तलाक की बात पत्थर की लकीर है। अपना मन मत बदलना वरना लोग तुम्हारे बारे में बुरा सोचेंगे। ये जानते हुए कि रेहान कितना घमंडी है, वह तलाक पक्का करने के लिए उसे उकसाने की कोशिश कर रही थी। निजी तौर पर वह अपना मन बदल सकता था, लेकिन जैसे ही पत्रकारों को तलाक के बारे में पता चलेगा, वह अपनी बात पर कायम रहने के लिए मजबूर हो जाएगा। आज के बाद तुम्हारा पत्रकारों से बात करने का कोई इरादा नहीं है ना? उसने पूछा। बिल्कुल नहीं, रेहान ने सिर हिलाया और नौकरानियों ने उसकी बाहें छोड़ दीं। रितिका कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ी। वह इतनी महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दिखना चाहती थी और उसे तैयार होने के लिए समय चाहिए था। जैसे ही उसने दहलीज पार की, वह मुड़ी और व्यंग्य भरे आलस्य के साथ कहा, वैसे कल रात मेरी पहली बार थी। तुम इसे मेरी तरफ से विदाई का तोहफा समझ सकते हो। रेहान ने अपना सिर तिरछा किया और रितिका के जाते हुए कदमों को देखकर मुस्कुराया। रमेश, घर के मुख्य प्रबंधक ने अपना गला साफ किया। मिसेज खुराना का व्यवहार पिछले कुछ समय से बहुत अजीब है। शायद हमें डॉक्टर को बुलाकर उनकी जांच करवानी चाहिए। वह मानसिक स्वास्थ्य कहने ही वाला था, लेकिन उसने तुरंत सोचा कि यह ठीक नहीं होगा और अपने शब्द निगल गया। अजीब, रेहान ने सोचा। यह अजीब तो है। वह बहुत जरूरतमंद हुआ करती थी, हमेशा मेरे ध्यान और स्नेह की भीख मांगती थी। एक बार उसने आत्महत्या की कोशिश करके तमाशा बनाने की भी कोशिश की थी। वह इतना क्यों बदल गई है? वह इस तलाक पर जोर क्यों दे रही है? क्या यह मुझे आकर्षित करने की कोई नई रणनीति है? रेहान ने ठंडे स्वर में बुदबुदाया, उसे अपने इस छोटे से भ्रम में खुश होने दो। ये सत्ता पाने के लिए एक हताश कोशिश के अलावा और कुछ नहीं है। मक्खियों की तरह जिन्हें वह भगा नहीं सकती थी, नौकरानियों का एक समूह रितिका के पीछे पीछे उसके कमरे तक गया। उसने कपड़े उतारे और बड़े बाथटब में खुद को डुबो दिया। दूधिया पानी की सतह पर गुलाब की पंखुड़ियां तैर रही थीं। उसने नौकरानियों से रेड वाइन लाने को कहा। गुलाब की पंखुड़ी को घुमाते हुए वह अपनी लंबी उंगलियों से नहाने का पानी टपकते हुए देख रही थी। अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो आज रात खुराना निवास में उसकी आखिरी रात होगी। रेहान खुराना से शादी के 3 सालों में उसने उसके साथ केवल घृणा और तिरस्कार का व्यवहार किया था। वह उसे देखना भी मुश्किल से बर्दाश्त कर पाता था, उसे छूना तो दूर की बात थी। उसे रिझाने की उसकी हर कोशिश उल्टी पड़ गई थी, जिससे वह पहले से कहीं ज्यादा नफरत करने लगा था। वह खुद को याद दिलाती रही कि वह सब अब खत्म होने वाला है। कुछ ही घंटों में वह एक स्वतंत्र महिला होगी जो रेहान के मनमौजी मिजाज से बंधी नहीं होगी। एक नौकरानी ने उसके विचारों को बाधित किया। मिसेज खुराना, आपके लिए एक फोन आया है। आलस्य के साथ रितिका टब के किनारे झुक गई और अपनी आंखें खोलने के बाद कान में छोटा सा फोन लगा लिया। हमने पुष्टि की है कि आपके खून में एक नया विकसित जहर है। एक पुरुष की आवाज आई। इसकी अधिकता से व्यक्तित्व में भारी बदलाव, याददाश्त में कमी और गंभीर मामलों में याददाश्त पूरी तरह जा भी सकती है। जहर का इतना बड़ा जमाव बताता है कि इसे लंबे समय से दिया जा रहा है। आवाज ने आगे कहा, मेरी सलाह है कि आप अपने भोजन और व्यक्तिगत चीजों की जांच करें कि कहीं उनमें मिलावट तो नहीं की गई है। और अपनी दवा लेना न भूलें। यह जरूरी नहीं कि आपके व्यक्तित्व या आंशिक रूप से मिट चुकी याददाश्त को बहाल कर दे, लेकिन यह आपको अभी के लिए सुरक्षित रखने में मदद करेगा। मुझे जांच करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आज रात खुराना हाउस में मेरी आखिरी रात है, रितिका ने उसे बताया। उसने फ़ोन काट दिया और अपनी उंगलियों को वाइन के गिलास की डंडी के चारों ओर लपेट लिया। उसने अपनी प्यारी आंखें सिकुड़ी और गिलास में लाल तरल को लापरवाही से घुमाया। कीमती झूमर के नीचे क्रिस्टल चमक रहा था। उसने गिलास उठाया और दीवार पर लगे कैमरे की ओर मुड़ी। केवल रेहान जैसा विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति ही बाथरूम में कैमरा लगाने का विचार सोच सकता था। उसने उसके और उस अज्ञात व्यक्ति के नाम जाम उठाया जो उसे नशा दे रहा था, जिससे उसके व्यक्तित्व में भारी बदलाव और आंशिक याददाश्त की हानि हो रही थी। उसके गुलाबी होठों ने बिना आवाज के कहा, चीयर्स। जैसे कि रेहान के साथ उसकी शादी काफी भयानक नहीं थी, अब कोई उसे नशा भी दे रहा था। तलाक लेने की एक और वजह है, रितिका ने सोचा। इस बीच निगरानी कक्ष में रेहान अपनी तेज आंखों से कंप्यूटर स्क्रीन को घूर रहा था। उसकी चिकनी और गोरी त्वचा शुद्ध चांदनी की तरह दूधिया पानी के नीचे से निकलते हुए अविश्वसनीय रूप से आकर्षक लग रही थी। वह ये याद किए बिना नहीं रह सका कि कल रात जब वह उसके नीचे थी तो वह कैसी दिख रही थी। उस याद की तीव्रता से उसका खून शरीर के एक खास हिस्से की ओर दौड़ गया और वह अपनी पैंट में उसे लोहे की तरह सख्त महसूस कर सकता था। उसने उस औरत के अहंकारी, मुस्कुराते हुए चेहरे को दिखाने वाली स्क्रीन को तोड़ने की अपनी इच्छा को दबा दिया।
वह ये देखने के लिए इंतजार करना पसंद करता था कि वह क्या खेल खेल रही है। वह औरत अचानक कैमरे की ओर ऐसे देखने लगी जैसे उसे पता हो कि वह दूसरी तरफ से उसकी जासूसी कर रहा है। मजाक उड़ाते हुए उसने एक शब्द बोला, चीयर्स। वह सोच रहा था कि वह क्या सोच रही है। क्या वह इसलिए जश्न मना रही है क्योंकि वह अपनी इच्छा पूरी करने वाली है? क्या उसके पिता ने उस पर तलाक के लिए दबाव डाला है, या क्या वास्तव में वह यही चाहती है? रेहान ने स्क्रीन बंद कर दी। वह फ़ोन पर किससे बात कर रही है? हमें अभी पता नहीं चला है, रमेश ने जवाब दिया। तो जल्दी पता करो। अगर तुम उस व्यक्ति को नहीं ढूंढ पाए तो तुम अपनी प्यारी जान को अलविदा कह सकते हो। रेहान की शांत, धमकी भरी आवाज़ ने रमेश की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। उसने अपनी आंखें नीची कर लीं और जवाब देने की जल्दी की, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मुझे पता नहीं चल जाता। फिर उसने अपना सिर उठाया। उसने रेहान को अटकलें लगाते हुए देखा। नौकरानियां कहती हैं। क्या? वे कहती हैं कि मिसेज खुराना किसी आदमी से बात कर रही थीं। भावशून्य होकर रेहान ने रमेश को घूरा। रितिका के जीवन के हर पहलू की निगरानी और व्यवस्था उसके लिए की जाती थी। वह नौकरानी की मौजूदगी के बिना पारेख परिवार को भी फ़ोन नहीं करती थी। अब उसका प्रबंधक उसे बता रहा है कि एक आदमी उसकी पत्नी से बात कर रहा था। रितिका की 2 नौकरानियां रेहान को रिपोर्ट करने के लिए अंदर आईं। मिसेज खुराना नहा चुकी हैं। उन्होंने मुझे यह आपके पास लाने के लिए कहा है। छोटी नौकरानी ने दोनों हाथों से फ़ोन पकड़ रखा था और बढ़ती प्रशंसा और रुचि के साथ रेहान को देख रही थी। रेहान ने फ़ोन ले लिया। स्क्रीन पर रितिका के तैयार होने का लाइव वीडियो चल रहा था। नौकरानियां उसे उसकी ड्रेस की चेन लगाने में मदद कर रही थीं। उसने एक चमकीले लाल रंग की, पीठ खुली हुई, मछली के आकार की जालीदार पोशाक पहन रखी थी जो उसके वक्षस्थल के उभार को दिखा रही थी। उसके पास ऐसी सुंदरता थी जिसके लिए लोग युद्ध कर सकते थे। चमकती त्वचा, सुडौल शरीर और एक बेदाग चेहरा जिस पर उसका कम से कम मेकअप भी फालतू लग रहा था। वह परिपूर्ण थी। फिर रितिका कैमरे की ओर मुड़ी। उसने जानबूझकर अपनी पोशाक के सामने का हिस्सा नीचे खींचा और कैमरे पर अपना बदन दिखाया। पुराने जमाने की लाल लिपस्टिक से रंगे उसके होंठ कैमरे को चूमने के लिए सिकुड़े। मेरे प्यारे रेहान, क्या तुम्हें ये पसंद आया? उसने पूछा। रेहान ने फ़ोन को जोर से भींचा। उसके हाथ की नीली नसें फटने के करीब लग रही थीं। उसने फ़ोन फेंक दिया और वह मेज से टकराकर टुकड़ों में बिखर गया। उसे रोको। उसने गुस्से में अपने दांत पीसे और घबराई हुई नौकरानियां रितिका को रोकने के लिए सभी दिशाओं में भाग गईं, इससे पहले कि उसका भड़कीला नया रूप और बोल्ड नया रवैया पत्रकारों के साथ कोई कांड खड़ा कर दे। जब वह सार्वजनिक रूप से दिखाई देती थी तो मिसेज खुराना पूरे खुराना परिवार की प्रतिनिधि होती थीं। उनकी छवि को बनाए रखने के लिए वह शालीन कपड़े पहनती थीं, मामूली ऊंचे गले वाले ब्लाउज और कपड़े, तटस्थ रंग और सरल और साफ हेयर स्टाइल। पिछले 3 सालों से उसके कपड़े विशेष रूप से सिलवाए गए थे और उसके बाल उच्च प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा संवारे गए थे। उसके लिए ऐसी खुली, लाल गाउन में दिखना उचित नहीं था। अपनी लंबी मछली के आकार की पोशाक में सुंदर और शानदार, रितिका एक रानी की तरह सिर ऊंचा करके भव्य सीढ़ियों से उतरी। पत्रकार उसकी ओर दौड़े लेकिन अंगरक्षकों ने उन्हें दूर रखा। कुछ साहसी पत्रकार रितिका तक पहुंचने के लिए अंगरक्षकों से भिड़ने की कोशिश कर रहे थे। अब तक सभी ने तलाक की अफवाहें सुन ली थीं और वे सभी अंदर की खबर जानना चाहते थे। अंगरक्षक मजबूती से खड़े रहे और पत्रकारों को धक्का देकर रास्ते से हटा दिया। उसके बाद किसी ने भी जल्दबाजी करने या बिना अनुमति के तस्वीर लेने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही रितिका ने कमरे में प्रवेश किया, सभी की सांसें थम गईं। उसने एक मोहक मुस्कान बिखेरी जिसने सबका ध्यान खींच लिया। मिसेज खुराना उच्च कुल की एक दुर्लभ महिला थीं। हालांकि उनके तौर तरीके बेदाग थे और उनका व्यवहार आकर्षक था, लेकिन वह शायद ही कभी पत्रकारों को मिलने का समय देती थीं। अब वह एक दुर्लभ आधिकारिक उपस्थिति दर्ज करा रही थीं। उसकी मुस्कान की सुंदरता और उसकी मुद्रा की गरिमा ने उसे कमरे में मौजूद हर दूसरी महिला से अलग कर दिया। पुरुष और महिलाएं दोनों उसे घूरने से खुद को रोक नहीं पाए। शादी इसी कमरे में शुरू हुई थी और यहीं खत्म भी होगी। आबनूस की लकड़ी की खाने की मेज कमरे के बीच में रखी थी, जिस पर नाजुक चीनी मिट्टी के बर्तन सजे थे। मेहमानों के ऊपर एक दुर्लभ, विशेष रूप से मंगवाया गया हीरो का झूमर लटका हुआ था। लालित्य और कुलीनता का माहौल हवा में व्याप्त था। 5 लोग दरवाजे की ओर मुंह करके बैठे थे। मिस्टर पारेख, मिसेज पारेख और रितिका की 3 बहनें। सभी पारेख पहले ही अपनी जगह ले चुके थे, लेकिन किसी ने भी खुराना परिवार के देर से आने के बारे में शिकायत करने की हिम्मत नहीं की। खुराना परिवार का रुतबा और ताकत उन्हें आलोचना से परे रखते थे। माहौल तनावपूर्ण हो गया और भोजन कक्ष में सन्नाटा छा गया। पारेख परिवार रितिका को देखकर खुश नहीं था। वह हमेशा से सबसे कम पसंदीदा बच्ची थी। अच्छे समय में भी उसकी बहनें उसे चिढ़ाती थीं और उसे परिवार का कलंक कहती थीं। अब वह रेहान खुराना को तलाक दे रही थी और पूरे पारेख परिवार को अपमानित कर रही थी। वे मुश्किल से उसकी ओर देख पा रहे थे।
पारेख परिवार यहाँ आता ही नहीं अगर भारी भरकम समझौते की संभावना न होती या ये देखने का मौका न मिलता कि क्या किसी तरह पारेख परिवार की कोई और महिला रेहान की पत्नी के रूप में रितिका की जगह ले सकती है। इस बीच जैसे ही रितिका बैठती है उसकी बहनें कानाफूसी करने लगती हैं। मुझे 3 साल पहले ही पता था कि रेहान उसे बाहर निकाल देगा। रेहान केवल उसी महिला से शादी करेगा जो उसके रुतबे की हो। एक नाजायज़ औलाद उसके लायक नहीं है। मैंने सुना है कि शादी के बाद से ही वे अलग अलग कमरों में सोते हैं। रेहान उसे कभी उंगली भी नहीं लगाता। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने कोई वारिस पैदा नहीं किया। रेहान द्वारा उसे बाहर निकालने की खबर जल्द ही पूरे शहर में फैल जाएगी। कोई और कभी भी ऐसे कांड में शामिल महिला को नहीं अपनाएगा। मैंने सुना है कि उसने रेहान का ध्यान खींचने के लिए समुद्र में कूदने की कोशिश की लेकिन असफल रही। फिर वह हंसी का पात्र बन गई। इसने रेहान को और भी दूर कर दिया। क्या तुम्हें पता है कि समुद्र से बाहर निकाले जाने के बाद रेहान ने उसे अपनी कलाई काटने के लिए चाकू दिया था? लेकिन तुम्हें पता है क्या, वह डर गई और चाकू को समुद्र में फेंक दिया। वह कितनी शर्मनाक है। जैसे कि हमारा उससे संबंधित होना पहले से ही काफ़ी अपमानजनक नहीं है। आत्महत्या करने के लिए समुद्र में कूदना, ये गलत क्यों लग रहा था? रितिका को धुंधला सा याद आया कि पिछले महीने एक क्रूज पार्टी में रात के नज़ारे का आनंद लेते समय वह किसी तरह डेक से गिर गई थी। यह अफवाह संयोग नहीं हो सकती थी। और उसे यह याद क्यों नहीं आ रहा था कि उसे कैसा महसूस हुआ था? रितिका, क्या ये सच है कि तुम रेहान को तलाक दे रही हो? गरिमा, रितिका की सबसे छोटी अविवाहित बहन ने उससे पूछा। रितिका ने सावधानी से मेज से एक गिलास चुना और एक घूंट लिया। उसने अपनी बहन को एक संकोची मुस्कान दी। उसके गुलाबी होठों का हल्का सा ऊपर उठना आकर्षक और सुंदर था। उसकी अन्य बहनें उसे देखने के लिए मुड़ीं। उसमें कुछ अलग है, उन्होंने सोचा। वह सबसे सादे कपड़े और मेकअप पहनती थी। उसकी अलमारी सफ़ेद और भूरे रंग के कपड़ों से भरी थी। उसने कभी भी सार्वजनिक रूप से अपना सिर उठाने और दूसरे लोगों से बात करने की हिम्मत नहीं की। लोग उसे रेहान की पालतू जानवर के रूप में ताना मारते थे जो अच्छी तरह से रखी गई थी और हमेशा उसके ध्यान के लिए भीख मांगती थी। वह एक नौकर से भी ज़्यादा विनम्र थी। लेकिन अब वह गाउन के साथ माणिक जैसे लाल रंग में थी, एक मजबूत और गर्वित अभिव्यक्ति पहने हुए। अगर वे बेहतर नहीं जानते तो उसकी बहनें मान लेती कि वह पूरी तरह से एक अलग व्यक्ति है। ईर्ष्या से वे आपस में बड़बड़ाने लगी, उसकी पोशाक कितनी बेस्वाद है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह एक बेघर अछूत बनकर रह जाएगी। वह निश्चित रूप से उस भड़कीली पोशाक के साथ बाहर निकाले जाने के अपमान को छिपाना चाहती है। रितिका ने धीरे से अपनी वाइन घुमाई और अपनी बहनों के ताने और सवालों को न सुनने का नाटक किया। गरिमा, तुम्हें पता है कि रेहान ने मुझसे तुम्हारे बारे में कैसे पूछा था? उसने कहा उसे एक युवा और शांत महिला पसंद है। बस उस दिन उसने कहा था। नाजुक मिजाज गरिमा रितिका की बातों पर खुशी से लाल होने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने और क्या कहा? उसने अपनी आवाज़ में उम्मीद के साथ पूछा। कोई भी समझदार व्यक्ति बता सकता था कि रितिका गरिमा को चिढ़ा रही है। वह रितिका से बड़ी और ज़्यादा शोर मचाने वाली है। लेकिन दूसरी सबसे छोटी मिस पारेख को रेहान की ज़्यादा चिंता थी। वह रेहान खुराना के साथ मौका गंवाने के बजाय अपनी बहन के मजाक का पात्र बनने का जोखिम उठाना पसंद करेगी। रेहान को जो कहना है वह किसी और द्वारा चर्चा करने के लिए नहीं है। उनके पीछे से एक आवाज़ आए और वे दरवाजे की ओर मुड़े। एक बूढ़ी लेकिन प्रतिष्ठित महिला एक छोटे समूह को कमरे में लेकर आई। यह महिला मिसेज खुराना थी, रेहान की मां, परिवार की मुखिया। पारेख परिवार खड़ा हो गया और शर्म और डर से अपना सिर झुका लिया। वे गलत प्रभाव डालने और अपने परिवारों के लिए और भी अधिक अपमान और शर्मिंदगी लाने से भयभीत थे। उनकी अनुमति के बिना किसी ने भी बैठने की हिम्मत नहीं की। वे अपने सेनापति द्वारा निरीक्षण की प्रतीक्षा कर रहे सैनिकों की तरह खड़े थे। रितिका बस ब्रोकेड की कुर्सी पर झुक गई। उसने अपनी मुद्रा भी सीधी नहीं की। मिसेज खुराना ने इस व्यवहार को नज़रअंदाज कर दिया। वह निश्चित रूप से पत्रकारों के सामने तमाशा नहीं बनाने वाली थीं। इसके अलावा वह जानती थीं कि रितिका जल्द ही चली जाएगी। तुमने तलाक में और पैसे पाने की कोशिश में मीडिया को यहाँ बुलाया है, मैं समझती हूँ, मिसेज खुराना ने कहा। उन्होंने हाथ हिलाकर खारिज कर दिया और कमरे में आगे बढ़ गईं। अपनी उम्र के बावजूद उनकी चाल शाही थी, उनकी पीठ खंभे की तरह सीधी थी और उन्होंने अपना सिर बिल्कुल 45 डिग्री के कोण पर रखा था जो उनकी सुराहीदार गर्दन पर जोर दे रहा था। मिसेज खुराना, मिस्टर रेहान का कहना है कि उन्हें कुछ घोषणा करनी है, रमेश ने घबराहट से कहा। उन्होंने हमें पत्रकारों को रुकने की अनुमति देने के लिए कहा है। मिसेज खुराना ने धीरे धीरे अपनी बाहें उठाईं। बहुत अच्छा, उससे समझौते पर हस्ताक्षर करवाओ। उनका चेहरा धूर्त हो गया जब उन्होंने रितिका पर कटाक्ष किया। उसने सोचा था कि वह बिना अंडा दिए पिंजरे में रह सकती है, लेकिन अब उसे सबक मिल गया है। कुशलता से रमेश ने एक फोल्डर से कागजात निकाले और उन्हें रितिका के सामने रख दिया। उसने उसे एक सुनहरा पेन पेश किया। मिस पारेख, कागजात कहते हैं कि आपको तलाक के मुआवजे के रूप में 5 अरब रुपये मिलेंगे।
रितिका विश्वास नहीं कर सकती थी कि रमेश उससे किस तरह बात कर रहा था, मुआवजा जैसे शब्द का उपयोग करके और मिसेज खुराना को मिस पारेख में बदलकर। रितिका ने मिसेज खुराना पर अपनी आंखें घुमाईं। एक प्रबंधक उच्च अधिकारियों के बिना इतना अपमानजनक होने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या उसे मुआवजे जैसा अपमानजनक शब्द इस्तेमाल करना ही था? क्या वे उसके साथ एक वेश्या जैसा व्यवहार करने जा रहे थे? नहीं, उसने हास्य के साथ सोचा, वे मुझे 5 अरब रुपये की पेशकश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह मुझे एक काफ़ी महंगी रखेल बनाता है। पारेख परिवार की आंखें फैल गईं जब उन्होंने रमेश को समझौते की घोषणा करते सुना। खुराना परिवार 5 अरब रुपये का भुगतान ऐसे कर रहा था जैसे वे कोई टिप दे रहे हों। मिस पारेख, अगर कोई समस्या नहीं है तो कृपया यहाँ नीचे खाली लाइन पर हस्ताक्षर करें, रमेश ने आग्रह किया। रितिका ने जल्दी से समझौते पर नज़र डाली और हंसी, मुझे एक समस्या है। उसके शब्दों ने सबका ध्यान खींचा, जिसमें वह प्रभावशाली और आक्रामक राजा जैसी आकृति भी शामिल थी जो भव्य सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। रेहान अपनी जेब में एक हाथ डालकर चल रहा था और कई नौकरानियां उसके पीछे चल रही थीं। रितिका को समस्या का जिक्र करते हुए सुनकर उसने अपने दृढ़ कदमों को एक पल के लिए रोक दिया। मुझे याद है कि हमारे विवाह पूर्व समझौते के अनुसार अगर मैं तलाक का प्रस्ताव रखती हूँ तो मुझे कोई समझौता राशि नहीं मिलेगी, इसलिए मैं इसे अस्वीकार करती हूँ, उसने घोषणा की। सभी की सांसें अटक गईं। ये औरत पागल हो गई है। पहले वह संकेत देती है कि वही तलाक का प्रस्ताव दे रही है और फिर वह 5 अरब रुपये से इनकार करती है। क्या उसे पता है कि वह क्या कर रही है? मिसेज खुराना, रितिका ने शराब पी रखी है, अनिल पारेख परिवार के मुखिया ने समझाया। वह ठीक से नहीं सोच रही है। उसके शब्दों में रितिका के लिए बकवास बंद करने की एक छिपी हुई चेतावनी थी। रितिका ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। वह तलाक को अंतिम रूप देने में और समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। उसने कागजात प्रबंधक पर फेंक दिए। मैं समझौते से इनकार करती हूँ। मैं कागजात पर हस्ताक्षर करूंगी बशर्ते आप उस हिस्से को निकाल दें। मैं अब इस परिवार से कोई लेना देना नहीं रखना चाहती और मुझे आपके पैसे तो बिल्कुल नहीं चाहिए। प्रबंधक संकोच करते हुए मिसेज खुराना के निर्देशों का इंतजार करने लगा। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें अपने फैसले पर पछतावा नहीं होगा, मिसेज खुराना ने कहा, रमेश को रितिका के कहे अनुसार करने का इशारा करते हुए। मुझे केवल रेहान के साथ अपनी शादी पर पछतावा है। सब ने आह भरी। रितिका को क्या हो गया है? यह नई हिम्मत कहाँ से आए? वह इतनी निडर कब हो गई? अनिल ने गरिमा के साथ एक नज़र का आदान प्रदान किया और उसने रितिका की बाँह खींची, लेकिन रितिका ने अपनी बहन को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। वह मिसेज खुराना को एक ऐसे सेनापति की तरह निडरता से और सीधे देख रही थी जिसने अभी अभी एक बड़ी जीत हासिल की हो। मिस पारेख, आपके अनुरोध के अनुसार समझौते को संशोधित कर दिया गया है, रमेश ने मेज पर फिर से आते हुए कहा। कृपया देख लें। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। रितिका ने अपने गोरे और सुंदर हाथ में पेन लिया और समझौते पर हस्ताक्षर करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने अपना नाम लिखना शुरू किया, दरवाजे पर हंगामा हुआ। अचानक पत्रकार अंगरक्षकों के किसी भी हस्तक्षेप के बिना अंदर घुस आए। उनमें से दर्जनों दीवारों के पास खड़े हो गए और अपने कैमरे के उपकरण लगा लिए, लेकिन वे भोजन कक्ष को भर भी नहीं पाए। यह अफवाह थी कि खुराना का भोजन कक्ष आधे फुटबॉल मैदान जितना बड़ा है। यह अफवाह सच निकली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मिसेज खुराना चिल्लाईं। इन लोगों को अंदर किसने आने दिया? इन्हें यहाँ से बाहर निकालो। बाहरी लोगों को खुराना के निजी आवास में घुसपैठ करने की अनुमति नहीं थी। पत्रकार अगर फर्श को नुकसान पहुंचाते तो वे उसकी मरम्मत का खर्च भी नहीं उठा सकते थे। यह मैंने किया, एक रोबदार आवाज़ ने कमरे के शोर को चीर दिया और रेहान एक शानदार देवता की तरह प्रकट हुआ। उसने धीरे धीरे भव्य सीढ़ियों से उतरना पूरा किया और कमरे में प्रवेश किया। चलते हुए उसने रितिका पर एक अहंकारी नज़र डाली। हस्ताक्षर के बीच में रुकी हुई, ये स्पष्ट था कि रितिका रेहान के साथ शादी में एक और मिनट बिताने के बजाय एक कंगाल अछूत बनना पसंद करेगी। वह कोमल और कमज़ोर मेमना बदल चुका था। मिस्टर रेहान, क्या आप हमें अपने तलाक के बारे में कुछ बता सकते हैं? एक साहसी पत्रकार ने वह सवाल पूछा जिसका जवाब सुनने के लिए हर कोई मर रहा था। रेहान ने उस लाल चेहरे वाले आदमी को तिरस्कारपूर्ण नज़रों से देखा जिसने उसकी नज़रों का सामना किया। वे एक दूसरे को घूरते रहे। कमरे में तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। अचानक एक और आवाज़ ने रेहान और पत्रकार के बीच के गतिरोध को बाधित किया। हे भगवान, मिसेज खुराना समझौते पर हस्ताक्षर कर रही हैं। हर कोई रितिका की ओर मुड़ा और जैसे ही पत्रकारों ने हस्ताक्षरित कागजात की तस्वीरें लीं, कैमरे क्लिक और फ्लैश होने लगे। रितिका ने उन्हें जितनी चाहें उतनी तस्वीरें लेने दी, अपने हाथ में पेन के साथ पोज देते हुए, भले ही वह जानती थी कि रेहान अंततः तय करेगा कि उन्हें अखबारों में क्या छापने की अनुमति है। वह इतना शक्तिशाली था। वह जानती थी कि अगर रेहान ने आदेश दिया तो तलाक की खबर को गर्भावस्था की घोषणा में बदला जा सकता है। कल की सुर्खियां वही कहेंगी जो रेहान उनसे बुलवाना चाहेगा।
वास्तव में किसी भी पत्रकार को हवेली छोड़ने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि रेहान की सुरक्षा टीम उनकी तस्वीरों का निरीक्षण नहीं कर लेती और कुछ भी ऐसा नहीं हटा देती जो उनके बॉस को पसंद नहीं आएगा। आमतौर पर रेहान किसी भी फोटो की मीडिया कवरेज की अनुमति नहीं देता था, लेकिन आज उसे मीडिया को एक संदेश भेजने की जरूरत थी। रितिका ने रेहान को एक उकसाने वाली नज़र दी। कमरे की हर आवाज़, व्यक्ति और चीज़ धुंधली और फीकी पड़ती लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि इस विशाल कमरे में केवल वे दोनों ही हैं। ये तलाक के कागजात नहीं हैं, रेहान ने घोषणा की, ये गर्भावस्था का समझौता है। पत्रकार एक साथ सवाल चिल्लाने लगे। यह मुखबिरों से सुनी गई बात के बिल्कुल विपरीत था। कमरे में अफरा तफरी मच गई। ये सही है, मिसेज खुराना और मैंने एक वारिस पैदा करने का फैसला किया है, रेहान ने कहा। उसने पत्रकारों की ओर देखकर कुटिल मुस्कान दी। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने कल रात अपना सर्वश्रेष्ठ दिया और मुझे उम्मीद है कि हम जल्द ही गर्भावस्था की घोषणा करेंगे। रितिका ने उस समझौते को नीचे देखा जिस पर उसने अभी हस्ताक्षर किए थे और महसूस किया कि इसे बदल दिया गया है। तलाक के कागजात के बजाय उसने एक ऐसे कागज पर हस्ताक्षर किए थे जो रेहान खुराना को उसके साथ होने वाले किसी भी बच्चे के सभी माता पिता के अधिकार देता था। इस धोखे पर उसे जितना गुस्सा आ रहा था, उससे कहीं ज्यादा गुस्सा उसे अपने परिवारों और पत्रकारों के सामने सेक्स के बारे में बात करते हुए सुनकर आ रहा था। क्या उसे कोई शर्म नहीं है? रेहान के शब्दों ने कमरे में मौजूद सभी को राहत दी। तनाव गायब हो गया, उसकी जगह एक उम्मीद और रोमांचक माहौल ने ले ली। कोई आश्चर्य नहीं कि रेहान रितिका को इतने प्यार से देखता है, पत्रकारों ने सोचा। रितिका ने उसे घूरा। अगर वह बेहतर नहीं जानती होती तो उसे लगता कि उसकी नज़रों में वास्तव में जुनून और प्यार भरा है। तो उसने मेरी तलाक की घोषणा को हमारी नकली वैवाहिक खुशी का प्रचार करने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बदल दिया, उसने सोचा। लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ है। रेहान का साजिशी स्वभाव रातों रात नहीं बदलेगा, लेकिन रितिका अपनी बात मनवाने के लिए दृढ़ है। उसने गुस्से के खुले प्रदर्शन का विरोध किया और अपने पति पर ताना मारा। उसने अपने बचाव में कुछ नहीं कहा, इसके बजाय उसने सही समय का इंतजार किया। पत्रकार रितिका को फिल्माने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने अपने कैमरे उसकी ओर किए और अपने माइक्रोफोन उसकी दिशा में बढ़ा दिए। रेहान, दरवाजे के बाहर से एक मधुर आवाज़ आई। रितिका के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। उसका घमंडी और गर्वीला रूप अचानक गायब हो गया और उसका चेहरा एक भावशून्य मुखौटा बन गया। कैमरे बेतहाशा फ्लैश हुए। हैरान होकर बोलने वाला हिचकिचाया। लावण्या शर्मा ने कमरे में प्रवेश किया और शर्मिंदगी से लाल हो गई। उसकी मधुर आवाज़ संकोची हो गई और उसने एक शर्मीली माफ़ी बुदबुदाई। मुझे खेद है, मुझे नहीं पता था कि यहाँ साक्षात्कार चल रहा है। कुछ घंटे पहले लावण्या को एक रहस्यमयी संदेश मिला था जिसमें उसे तलाक के बाद रेहान को सांत्वना देने के लिए खुराना निवास आने का निमंत्रण दिया गया था। उसे इतने भव्य दृश्य की उम्मीद नहीं थी। वह सोच रही थी कि क्या उन्होंने आधिकारिक तौर पर तलाक की घोषणा कर दी है। वह मुनी और रितिका की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट और खुशी का भाव था। अगर शर्मा परिवार ने इतना पैसा नहीं खोया होता तो वह मिसेज खुराना बनने के लिए अन्य उच्च समाज की महिलाओं के साथ प्रतिस्पर्धा कर पाती। अगर वह शामिल होती तो रेहान कभी उस अयोग्य रितिका से शादी नहीं करता। लावण्या, तुम्हें देखकर कितनी खुशी हुई। मिसेज खुराना ने उसकी ओर हाथ हिलाया। इधर आओ बेटा। मैंने सुना है कि 3 दिन पहले जो हुआ उसके बाद रेहान रितिका को तलाक देने की बात कर रहा था। लावण्या ने झूठी चिंता के साथ मिसेज खुराना को देखकर मुस्कुराया। मैं चिंतित हो गई और उसे कुछ समझाना चाहती थी। मिसेज खुराना ने गणनात्मक रूप से लावण्या को देखा। 3 दिन पहले क्या हुआ था? वो, लावण्या ने हिचकिचाते हुए अपने निचले होंठ को काटा और उन पत्रकारों की ओर देखा जो लावण्या के करीब जाने की कोशिश में एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। वह अपनी खुशी नहीं रोक पा रही थी। मुझे बताओ, मिसेज खुराना ने चिंता के साथ कहा। यह बिल्कुल स्पष्ट था कि वृद्ध महिला रितिका के बजाय लावण्या को पसंद करती थी। अब जब उसे मिसेज खुराना का प्रोत्साहन और समर्थन मिल गया था, लावण्या ने रितिका की ओर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान फेंकी। बात बस इतनी है। रितिका ने मुझे सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया, उसने कहा। पत्रकारों के बीच खबर फट पड़ी। ये कहानी तलाक से भी ज्यादा सनसनीखेज साबित हो रही थी और वे खुश थे कि उन्होंने खुराना निवास की यात्रा की। क्या खुराना परिवार ने हत्या के प्रयास को छिपाने के लिए गर्भावस्था की घोषणा का उपयोग किया है? रितिका ने अपनी वाइन का घूंट ऐसे भरा जैसे कि इस सब से उसका कोई लेना देना नहीं है। लावण्या मन ही मन मुस्कुराई। चिंता मत करो, ये ज्यादा गंभीर नहीं है। मेरी चोटें लगभग ठीक हो गई हैं। डॉक्टर का कहना है कि मुझे ये सुनिश्चित करने के लिए वापस अस्पताल जाना होगा कि मेरे सिर की चोट बहुत गंभीर नहीं है, लेकिन ये ठीक है। रेहान, रितिका को दोष मत देना। अगर तुम मेरे लिए उसे तलाक दोगे तो मेरा दिल टूट जाएगा। रितिका, तुम्हारी लावण्या को सीढ़ियों से नीचे धक्का देने की हिम्मत कैसे हुई? मिसेज खुराना ने रितिका की ओर इशारा किया और उनकी उंगली गुस्से से कांप रही थी। वह चाहती थी कि वे अपनी बहू की खोपड़ी में छेद कर सकें। पारेख परिवार कोने में चुपचाप खड़ा था, कुछ भी कहने के लिए बहुत शर्मिंदा था।
रेहान ने रितिका की आंखों में देखा, वह अपने बचाव में बहुत शर्मिंदा होकर वहीं जम जाती। अब वह रेहान पर आरोप लगाती दिख रही थी, जैसे कि वह वही है जिसे शर्मिंदा होना चाहिए। ये तेज तर्रार औरत कौन है? रेहान ने सोचा, और वह वास्तव में क्या करने की कोशिश कर रही है? रितिका ने रेहान को देखकर अपनी भौहें सिकुड़ीं। भले ही लावण्या की बाईं आंख पर चोट का गहरा निशान था, लेकिन रितिका उस दूसरी औरत के आने के बाद से आत्मसंतुष्ट और अधिक आश्वस्त हो गई थी। रेहान ने रितिका में इस सूक्ष्म बदलाव को तुरंत नोटिस किया। यह एक खुली चुनौती जैसा लग रहा था। उसे एहसास हुआ कि रितिका ने ही लावण्या को घर बुलाने का रहस्यमयी संदेश भेजा होगा। रेहान की गणनात्मक, तेज नज़रों में दिलचस्पी और जिज्ञासा रेंगने लगी। क्या ये सच है कि आपने 3 दिन पहले मिस शर्मा को सीढ़ियों से नीचे धक्का दिया था, मिसेज खुराना? एक पत्रकार ने पूछा। चर्चा है कि आप तलाक लेने का इरादा रखती हैं, दूसरा चिल्लाया। क्या यही कारण है? क्या मिस्टर रेहान और मिस शर्मा के बीच कुछ चल रहा है? रितिका, क्या तुमने जलन के कारण उसे धक्का दिया? क्या गर्भावस्था अभी भी मायने रखती है? गर्भावस्था? मुझे लगता है कि यह रेहान पर निर्भर करता है, रितिका ने जवाब दिया। वह हल्का मुस्कुराए और रेहान को उकसाते हुए घूरा। वह देखना चाहती थी कि वह स्थिति को कैसे संभालेगा। आखिरकार मिसेज खुराना एक बदलने वाला खिताब था, लेकिन उसकी बचपन की प्रेमिका के लिए उसकी कोमल भावनाएं इतनी आसानी से नहीं बदल सकती थीं। क्या वह अपनी प्रेमिका के सामने उसकी काल्पनिक गर्भावस्था के बारे में बात करना बर्दाश्त कर सकता है? गर्भावस्था? लावण्या आश्चर्य से रेहान की ओर मुड़ी। वह चाहती थी कि रेहान उसकी ओर देखे, उसे मुस्कान या सिर हिलाकर आश्वस्त करे। लेकिन जिस पल से उसने कमरे में प्रवेश किया, उसने उसकी ओर देखा तक नहीं। इसके बजाय वह रितिका पर ही टिका रहा, उसे अपनी आंखों में एक अपठनीय भावना के साथ देख रहा था। यह ऐसा था जैसे वह एक रोमांचक नए खिलौने को देख रहा हो, संभावनाओं पर विचार कर रहा हो। उसकी आंखों में उस नफरत का क्या हुआ जब वह उसे देखता था? लावण्या ने सोचा, क्या वे तलाक ले रहे हैं या नहीं? कमरे में बढ़ती हुई बड़बड़ाहट उठी क्योंकि भीड़ अटकलें लगाने लगी। अचानक पूरे दृश्य से अधीर होकर रेहान ने घोषणा की, आप मिसेज खुराना और मुझसे अच्छी खबर की उम्मीद करना शुरू कर सकते हैं। उसके शब्दों ने और अधिक हलचल मचा दी। हर कोई जानता था कि प्रतिष्ठित परिवार रहस्यमयी तरीकों से काम करता है, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चौंकाने वाली रही है। पत्रकारों ने एक दूसरे को सिर हिलाया। वे जानते थे कि घोषणा रेहान का अंतिम शब्द है। अब आप हमें अकेला छोड़ दें, रमेश ने कहा। अगर जोड़े के बारे में और खबरें होंगी तो हम आपको बता देंगे। अंगरक्षकों को उनके आदेश मिले और उन्होंने कमरे को खाली करना शुरू कर दिया। एक पत्रकार, जो हार नहीं मान रहा था, ने पूछा, क्या ये गर्भावस्था की खबर है या तलाक की? कोई जवाब नहीं मिला। अंगरक्षकों ने उस आदमी की बाहें पकड़ लीं और उसे कमरे से बाहर खींच लिया। गर्भावस्था के उल्लेख पर लावण्या पीली पड़ गई। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और एक तरफ हट गई, गलत और धोखा खाया हुआ महसूस कर रही थी। रितिका ने उसके हर भाव और चाल को समझ लिया। एक पल वह साजिशी और दुष्ट होती है और अगले ही पल वह पवित्रता और मासूमियत का नाटक करती है। वह नाटक करने में कितनी माहिर है। लावण्या, आदरणीय मिसेज खुराना ने उसे इशारा किया। लावण्या ने रितिका को ऐसे देखा जैसे वह प्रतियोगिता का मूल्यांकन कर रही हो और मिसेज खुराना के साथ शामिल होने के लिए चल दी। मेरे कमरे में आओ, मिसेज खुराना ने कहा। लावण्या समझ गई कि मिसेज खुराना उससे निजी तौर पर बात करना चाहती हैं, और उसने आज्ञाकारी रूप से वृद्ध महिला का अनुसरण किया। जैसे ही उसने कमरे से बाहर कदम रखा, उसने रेहान पर एक मोहक नज़र डाली, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया, उसका दिल उसके कानों में धड़क रहा था। पत्रकार जा चुके थे, मिसेज खुराना भी चली गई थीं। अनिल को एहसास हुआ कि वह और उसका परिवार ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते और वे कमरे से बाहर निकल गए। विशाल भोजन कक्ष में केवल रमेश, कुछ नौकरानियां, रेहान और रितिका रह गए। माहौल अभी भी अविश्वसनीय रूप से तनावपूर्ण था। मिसेज खुराना को वापस बेडरूम में जाने के लिए कहो, रेहान ने थूक निगला और रितिका को घूरा, जो अपनी वर्तमान स्थिति से बेपरवाह होकर शराब पीती रही। कहो शब्द का उपयोग करने के लिए उसे अपने दांत पीसने पड़े। नौकरानियां रितिका को कमरे से बाहर ले जाने के लिए उसके पास झुंड में आ गईं। अचानक एक गिलास हवा में उड़ता हुआ आया और उनके पैरों के पास टूट गया। हैरान होकर नौकरानियां ये देखने के लिए रुक गईं कि रितिका आगे क्या करेगी। रितिका ने रेहान का खुलेआम नापसंदगी के साथ मूल्यांकन किया। फिर उसने अपनी पोशाक ऊपर खींची, अपनी ऊंची एड़ी के सैंडल उतारे और डाइनिंग टेबल पर चढ़ गई। मिसेज खुराना, ये बहुत खतरनाक है। नौकरानियों ने विरोध किया। कृपया नीचे आ जाए। छपाक, रितिका ने एक और गिलास फेंका और फिर सोने की नाजुक नक्काशी वाली एक प्लेट हवा में उड़ती हुई रेहान की ओर गई। नौकर चिल्लाए, मिस्टर रेहान, सावधान। रेहान ने अपना सिर थोड़ा तिरछा किया और प्लेट उसके कान के पास से निकल गई। ये तेजी से और भयानक रूप से दीवार से टकराई, ये साबित करते हुए कि वह उसे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। गर्भवती, तुम्हारे साथ, वह फुफकारी, तुम मजाक कर रहे होगे।
एक और प्लेट अपने इच्छित लक्ष्य से चूक गई और रितिका को निराशा हुई। वह झुकी और अपने पैरों के पास एक प्लेट उठाई और फिर से रेहान पर फेंकी। रेहान, क्या तुम मुझे तलाक देने से डरते हो? उसने पूछा। वह गुस्से में थी। उसने सोचा था कि उसकी योजना अचूक है। उसने अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए पारेख परिवार, उसकी बचपन की प्रेमिका और प्रेस को आमंत्रित किया था। उसने मान लिया था कि तलाक पत्थर की लकीर है, लेकिन उसने स्थिति को बदलने और उसकी योजना को खराब करने के लिए गर्भावस्था की इस बेतुकी कहानी का इस्तेमाल किया। तुम इतना तलाक चाहती हो? उसने वास्तविक जिज्ञासा के साथ पूछा। रितिका एक और प्लेट फेंकने के लिए तैयार थी, लेकिन वह रुक गई। वह सिर हिलाने ही वाली थी जब उसने कहा, बहुत बुरा हुआ कि मैं अब इतना तलाक नहीं चाहता। धड़ाम! रेहान के पैरों पर रेड वाइन की एक बोतल टूट गई, उसके महंगे जूतों और पतलून पर छींटे पड़ गए। क्यों नहीं? रितिका ने मांग की। वह लड़खड़ाती हुई मेज के रेहान वाले छोर तक गई। क्या एक भावुक रात ने तुम्हें मेरे प्यार में डाल दिया है? उसने मजाक उड़ाते हुए पूछा। तेजी से रेहान ने उसे मेज से पकड़ लिया और उसे अपने कंधे पर लाद लिया। उसने उसे एक शिकारी की तरह पकड़ा जिसने अभी अभी अपना शिकार पकड़ा हो। रितिका चिल्लाई और जितनी हो सके उतनी जोर से संघर्ष किया। उसने उसकी पीठ पर बार बार मुक्के मारे, रेहान, मुझे तलाक दो वरना। रेहान ने रुचि और मनोरंजन के साथ अपनी भौहें उठाईं, वरना क्या? उसका ताने भरा लहजा उसे गुस्सा दिला रहा था। वह कसमसाई और उसने उसका वजन बदलते हुए उसे अपनी बाहों में दुल्हन की तरह उठा लिया। उसने अपना सिर घुमाया और उसकी हंसली पर जोर से काट लिया। घाव से खून निकल आया और उसकी रेशमी शर्ट लाल हो गई, लेकिन रेहान ने उफ तक नहीं की। वह उसे सीढ़ियों से ऊपर और गलियारे के नीचे ले जाता रहा, अंत में उसे अपने किंग साइज बिस्तर पर पटक दिया। कमीने! रितिका ने अपनी कोहनियों पर खुद को सहारा दिया। उसकी गहरी कटी हुई पोशाक ने एक ऐसा दृश्य दिखाया जो उसकी इच्छा को भड़का रहा था। उसने धीरे धीरे अपनी शर्ट के सोने के बटन खोले। वह आमतौर पर ऐसा आदमी नहीं था जो शारीरिक सुख में लिप्त रहता हो। अतीत में रितिका ने उसे लुभाने के लिए हर संभव तरीका अपनाया था, लेकिन वह उदासीन रहा। उसने शायद ही कभी खुद को संतुष्ट किया हो। लेकिन यह नई रितिका, ये बोल्ड और गुस्ताख महिला जो उसका अपमान करती है और उस पर हमला करती है, उसे आकर्षित कर रही थी। किसी भी महिला ने उसके साथ पहले कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया था। रितिका ने बिस्तर को उसके वजन के नीचे दबते हुए महसूस किया और उसने खुद को उसके ऊपर स्थित कर लिया और उसने अपनी भौहें सिकुड़ीं। ये स्पष्ट था कि वह क्या चाहता था। वह उसके चेहरे पर मुक्का मारना चाहती थी या उसे वहां लात मारना चाहती थी जहां दर्द होता है, लेकिन उसने इसके बजाय अपनी चाल चलने का फैसला किया। क्या तुम मेरे प्यार में पड़ गए? वह बड़बड़ाई, मैंने सोचा था कि तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए बिना किसी चिकित्सा सहायता के तैयार नहीं हो सकते। क्या वह उसे उकसा रही है? क्या यह अभी भी तलाक लेने की उसकी योजना का हिस्सा है? रेहान को परवाह नहीं है। कोई उसे तलाक नहीं दे सकता। अगर तलाक होना है तो यह उसका फैसला होगा, उसकी घोषणा होगी। उसने उसका हाथ लिया और उसे अपनी पैंट की ओर ले गया, उसे भीतर के सख्त होते हिस्से पर दबाया। लगता है कि अब मैं हो सकता हूं, उसने कहा। वह गर्म और सख्त था। रितिका की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। रेहान, तुम क्या चाहते हो? मैं क्या चाहता हूं? उसकी नज़र तीव्र और मान करने वाली थी। मैं तुम्हारे साथ वारिस पैदा करना चाहता हूं, मिसेज खुराना। ये कैसा रहेगा? यह एक सवाल है, लेकिन यह एक सवाल जैसा नहीं लगता। वह उसे एक महत्वपूर्ण फैसला सुना रहा है। रितिका उसके चेहरे पर थप्पड़ मारना चाहती है, लेकिन दुर्भाग्य से उसने उसके हाथों को उसके सिर के ऊपर जकड़ रखा है। वह गुस्से में है, लेकिन वह अपने पेट में इच्छा बढ़ती हुई महसूस करती है। उसने उसे घूरा। क्या तुम्हें पता है कि तुम अभी कैसे लग रहे हो? तुम और कुछ नहीं, बस एक थरकी हो। रितिका को थोड़ा चक्कर आ रहा है। उसके मुंह से निकलने वाले अश्लील शब्द उसके सामान्य रूप से विनम्र व्यवहार के बिल्कुल विपरीत हैं। यह उत्तेजक रूप से रोमांचकारी है। रेहान अपने होंठ भींच लेता है। यह मत भूलो कि तुम ही थी जिसने मुझे नशा दिया था और मुझसे प्यार करने के लिए भीख मांगी थी। तुम ही मेरे नीचे छटपटा रही थीं। और इतनी कामुक रात के बाद ये हिस्सा। वह अपनी उंगलियों को उसकी हंसली से उसके अभी भी चिकने पेट तक ले जाता है। उसका मतलब इससे अधिक स्पष्ट नहीं हो सकता। रितिका रेहान के साथ बच्चा पैदा करने के विचार से सिहर उठती है और अपना सिर दाएं से बाएं हिलाती है। वह विरोध में उसकी छाती में अपनी उंगली चुभाती है, लेकिन रेहान उसकी हरकत को छेड़खानी के रूप में देखता है। उसने आज उसे बहुत छूट दी है। उसे प्रेस और लावण्या को अपने घर में आमंत्रित करने की अनुमति दी, उसे सार्वजनिक रूप से तलाक की घोषणा करने की अनुमति दी। वह देखना चाहता है कि रितिका की आस्तीन में क्या है, लेकिन उसका धैर्य जवाब दे रहा है। वह अचानक उसके टटोलते हाथों को पकड़ लेता है और उन्हें उसके सिर के ऊपर दबा देता है और उसे चूमने के लिए नीचे झुकता है। उसकी सांस से शराब की गंध आ रही है और यह उसे मदहोश कर देती है। रितिका कराहती है, अपना तापमान बढ़ता हुआ महसूस करती है। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया उलट-पुलट हो गई है। वह उसे चूमना नहीं चाहती, लेकिन उसका शरीर उसे धोखा देता है और वह उसके नीचे कसमसाती है।
उसकी समझ उसे वापस लड़ने के लिए याद दिलाती है और वह अपना सिर इधर उधर हिलाती है। रेहान इसे एक उकसावे के रूप में लेता है और उसे और भी गहराई से चूमता है। अचानक उसका पेट मथने लगता है। वह रेहान द्वारा इस तरह चूमे जाने का विचार बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपने अंदर कहीं गहरे से वह रेहान को दूर धकेलने की ताकत पा लेती है, लेकिन वह काफ़ी तेज नहीं है। उसके पेट की सामग्री अचानक ऊपर उठती है और वह कमरे से बाहर भागने से पहले रेहान के ऊपर उल्टी कर देती है। कुछ ही सेकंड में रेहान उदास और खिन्न हो जाता है। क्या उसे चूमना इतना घिनौना है? वह बेडसाइड टेबल पर घंटी दबाता है और एक युवा नौकरानी हौंकते हुए अंदर आती है। जी मिस्टर रेहान, इसे साफ करो, वह आदेश देता है, मेरी पत्नी सहित। फिर वह सीधे बाथरूम चला जाता है। युवा नौकरानी रेहान की पीठ को घूर रही है और यह सोचने से खुद को रोक नहीं पाती कि वह ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में भी सुंदर और आकर्षक दिखने का प्रबंधन कैसे करता है। रेहान से अपनी नज़र हटाते हुए नौकरानी रितिका के पीछे भागती है। मेरी चिंता मत करो, बस चादरें बदल दो और मैं साफ होने के लिए वापस जाऊंगी, रितिका कहती है। अचानक शांत हो जाती है। उसे जरा भी दोषी महसूस नहीं होता कि उसने रेहान पर उल्टी की। इसके बजाय वह खुश है। उसके चेहरे का भाव अनमोल था। नौकरानी को वापस रेहान के कमरे में आदेश देने के बाद वह अपने कमरे में लौट आती है। जैसे ही वह अपने कमरे में जाती है, वह अपनी शादी पर विचार करती है। रेहान ने 3 साल साथ रहने के दौरान उसे एक बार भी नहीं हुआ था। उसने उसे अपने बिस्तर पर सोने की भी अनुमति नहीं दी थी। उसे यकीन है कि कल रात एक दुर्घटना थी। रेहान की नौकरानियों को भी यह अजीब लगता है कि वह भी उसके साथ सोई थी। हालांकि नशीली दवा की वजह से उसकी याददाश्त ठीक नहीं है, लेकिन उसे अपनी 2 नौकरानियों के बीच हुई बातचीत याद है। मैंने सुना है कि मिसेज खुराना ने एक बार मिस्टर रेहान के बिस्तर पर नंगी चढ़कर उन्हें लुभाने की कोशिश की थी, एक नौकरानी ने कहा था, लेकिन उन्होंने उसे इतनी बेरहमी से लात मारी कि उसकी 2 पसलियां टूट गईं। उसके बाद वह महीनों तक बिस्तर से नहीं उठ सकी। वह इसके लिए कह रही थी। दूसरी ने जवाब दिया, हर कोई जानता है कि मिस्टर रेहान को उस तरह की चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन उसने कल रात उसके साथ प्यार किया था। पहली ने कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मिस्टर रेहान कब से महिलाओं का साथ पसंद करते हैं? चुप करो, मैंने सुना है कि यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह वियाग्रा पर थे। वह इसके बिना उसके लिए तैयार नहीं हो सकते। ये संभव ही नहीं है। अगर वह पिछले 3 सालों से रितिका में दिलचस्पी नहीं रखते थे, तो वह अचानक कल रात उस पर क्यों टूट पड़ते? महिलाओं के साथ प्यार करने में दिलचस्पी नहीं है, रितिका सोचती है। हाँ। वह बाथरूम के दर्पण में अपने प्रतिबिंब पर ताना मारती है। नौकरानियां इस नए रेहान को नहीं जानती। नया रेहान बार बार प्यार करना चाहता था। नया रेहान उससे अपने हाथ नहीं हटा सकता था। वह सोचती है कि क्या उसने किसी तरह सेक्स के प्रति अपनी घृणा उसे दे दी। वह उसके छूने के लिए तरसती थी, लेकिन अब केवल विचार ही उसे बीमार कर देता है। वह कभी नहीं चाहती कि वह उसे फिर से छुए। अगर कोई और औरत उसे उस तरह से चाहती है तो वह उसे रख सकती है, रितिका सोचती है। लावण्या की रेहान पर मोहक नज़रों की एक छवि रितिका की याद में उभरती है। जब रितिका बाथरूम में खुद को साफ करती है, लावण्या खुराना हवेली के शांत और सुरुचिपूर्ण पूर्वी विंग में मिसेज खुराना के साथ बैठती है। खुराना निवास में एक मुख्य हवेली है जो जमीन के एक बड़े भूखंड पर स्थित है, लेकिन परिवार के पास पूरे शहर में दर्जनों अन्य घर और कोंडो भी हैं। अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा के चरम पर भी शर्मा परिवार का निवास खुराना हवेली के आकार का आधा भी नहीं था। जब से शर्मा परिवार ने पैसा और प्रमुखता खोना शुरू किया, तब से अपने परिवार की प्रतिष्ठा को बहाल करना लावण्या की जिम्मेदारी रही है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अच्छी शादी करना है, और रेहान से बेहतर कोई उम्मीदवार नहीं है। खुराना परिवार के साथ गठबंधन शर्मा परिवार की स्थिति को बहाल करने से ज़्यादा काम करेगा। यह उन्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। यह इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए था। लावण्या रेहान के साथ बड़ी हुई और सभी को उम्मीद थी कि उन दोनों की शादी हो जाएगी। रितिका कहीं से भी आ गई और रेहान से उसकी शादी ने सभी को चौंका दिया। लावण्या, तुम रितिका द्वारा तुम्हें सीढ़ियों से नीचे धक्का देने के बारे में क्या कह रही थी? मिसेज खुराना पूछती हैं। अब ये पुरानी बात हो गई है मिसेज खुराना, लावण्या संकोच से कहती है। मैं समझती हूँ कि अगर रितिका को नफरत है कि मैं रेहान के करीब हूँ, मैं अब ठीक हूँ और मैं इसे फिर से खोदना नहीं चाहती। तुम्हें लगता है कि उसने तुम्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश की क्योंकि तुम रेहान के साथ बड़ी हुई हो। लावण्या, तुम उसे माफ़ करने के लिए बहुत दयालु हो। मैं जानती हूँ कि रितिका कैसा महसूस करती होगी। लावण्या कहती है, सालों की शादी के बाद भी रेहान उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करता। रेहान के साथ मेरे इतिहास को देखते हुए उसके पास मेरे प्रति शत्रुतापूर्ण होने का हर कारण है। मुझे बहुत खेद है कि तुम्हें उसके व्यवहार से निपटना पड़ रहा है, मिसेज खुराना कहती हैं, लेकिन प्रेस पर भरोसा मत करो। रेहान रितिका के बारे में सच्चाई छिपाने के लिए गर्भावस्था के बारे में इस कहानी का उपयोग कर रहा है। कोई भी नहीं चाहता कि यह प्रचारित हो।
तुम समझती हो ना, अपनी उम्र और सफ़ेद बालों के बावजूद मिसेज खुराना के चेहरे पर एक स्वस्थ लाली है। वह लावण्या से बहुत ऊर्जा के साथ बात करती है। लावण्या वृद्ध महिला के बगल में बैठती है और उन दोनों के लिए चाय डालती है। उसके इशारे एकदम सही और सुंदर हैं, उसकी हर हरकत एक सुरुचिपूर्ण महिला के रूप में उसकी स्थिति और पालन पोषण को दर्शाती है। मिसेज खुराना लावण्या को पूरी जिंदगी जानती हैं और वे उसमें वह पोते की बहू देखती हैं जिसकी वे कामना करती हैं। मैं जानती हूँ मिसेज खुराना, लावण्या जवाब देती है। रेहान परिवार के नाम की रक्षा के लिए जो करना है वह करता है। मुझे खुशी है कि तुम सहमत हो। तुम्हें पता है कि अगर रेहान के दादाजी नहीं होते तो तुम्हें इस भयानक स्थिति को बर्दाश्त नहीं करना पड़ता, मिसेज खुराना आह भरकर कहती हैं। उस जिद्दी बूढ़े ने रेहान को रितिका से शादी करने के लिए मजबूर किया। कोई बात नहीं मिसेज खुराना, लावण्या उदासी से कहती है। रेहान मेरी औकात से बाहर है। बकवास, तुम रितिका से बहुत बेहतर हो। मैं रेहान से कहूंगी कि वह उस भयानक औरत को तलाक देने के तुरंत बाद तुमसे शादी करने के लिए तुम्हारे माता पिता से अनुमति मांगे। मिसेज खुराना ने निराशा के साथ हस्ताक्षर किए। जब तलाक आखिरकार होने वाला था तो रेहान को इसे बाधित करना पड़ा। वह रेहान के मन को नहीं पढ़ सकती और वह पूरी तरह से नहीं समझती कि उसने ऐसा व्यवहार क्यों किया। वह जानती है कि रेहान हमेशा से रितिका को नापसंद करता है और मांग करता है कि वे अलग अलग कमरों में सोएं। वह जानती है कि शादी के 3 साल बाद भी रितिका गर्भवती क्यों नहीं हुई है। 3 साल पहले रेहान ने शादी का विरोध किया था। उसे मनाने के लिए उसके दादाजी ने वादा किया था कि अगर वह रितिका से शादी करता है तो वे रेहान के निजी जीवन में हस्तक्षेप करना बंद कर देंगे। उन्होंने ये भी वादा किया कि अगर वह पहले 4 वर्षों के भीतर वारिस पैदा नहीं करती है तो शादी खत्म कर देंगे। मिसेज खुराना ने एक दोपहर उनके लिए चाय ले जाते समय उन्हें इस पर सहमत होते सुना। वह जानती है कि अगर रेहान रितिका के साथ सोने से इनकार करता है तो वह उसके बच्चों को जन्म नहीं दे सकती, और अगर रितिका उसके बच्चों को जन्म नहीं दे सकती तो उसे तलाक देना होगा। उसे संदेह है कि गर्भावस्था की घोषणा उसके दादाजी के लिए किसी तरह का ध्यान भटकाने के लिए है। लेकिन मिस्टर खुराना ने रेहान से शादी करने के लिए रितिका को चुना, लावण्या कहती है, अचानक महसूस होने वाली जंगली उम्मीद को रोकने के लिए संघर्ष करते हुए। मिसेज खुराना अपनी आवाज़ कम करती हैं और फुसफुसाती हैं, अगर वह 6 महीने में गर्भवती नहीं होती है तो रेहान के दादाजी उन्हें तलाक लेने के लिए मजबूर करेंगे। वह वारिस के लिए अधीर हो रहे हैं। भले ही रेहान तलाक का विरोध करे, उसके पास अपने दादाजी की बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। उन दोनों ने सहमति व्यक्त की। सच में लावण्या का मूड अच्छा हो जाता है। वह मुस्कुराती है और उसके कोमल गालों पर मोहक डिंपल दिखाई देते हैं। सच में मिसेज खुराना लावण्या द्वारा दी गई चाय लेती हैं और गहरी सांस लेती हैं। उच्च गुणवत्ता वाली चाय को पूरी तरह से उबाला गया है। वह बोलने से पहले एक घूंट लेती है। मैंने नौकरानियों से मुख्य घर में तुम्हारे लिए एक अतिथि कक्ष तैयार करने के लिए कहा है। कृपया इसे अपना घर समझें और मेरे जैसी बूढ़ी औरत के साथ अपना समय बर्बाद करने की चिंता न करें। मैं चाहती हूं कि तुम रेहान पर ध्यान केंद्रित करो। निश्चिंत रहें, जब तक तुम यहाँ मेरी अतिथि के रूप में हो कोई भी तुम्हें जाने के लिए कहने की हिम्मत नहीं करेगा। लावण्या शर्माती है और अपनी आवाज़ कम करती है। मैं इसकी सराहना करती हूँ मिसेज खुराना। इसके बारे में चिंता मत करो, मिसेज खुराना जवाब देती हैं। वह अपनी चाय का एक और घूंट लेती है और जोड़ती है, रेहान ने तुम्हें यहाँ आने के लिए कहा और उसके इरादे स्पष्ट हैं। ये केवल समय की बात है। कमरा तैयार है और वह जानता है कि तुम्हें कहाँ ढूंढना है। उसे इंतजार मत कराओ। मैं जानती थी कि वह वही था जिसने वह संदेश भेजा था, लावण्या खुशी से कहती है। वह कल्पना नहीं कर सकती कि किसी और ने उसे खुराना निवास आने के लिए पूछने वाला रहस्यमयी संदेश क्यों भेजा होगा। वह लगभग 4 वर्षों से इस पल का इंतजार कर रही है और वह रेहान से शादी करने और अपने परिवार को बचाने का एक और मौका नहीं खोना चाहती। भाप से भरे बाथरूम में रेहान अपने शरीर पर जोर से वॉशक्लॉथ रगड़ता है। खूनी औरत, उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने उस पर उल्टी कर दी। क्या उसे चूमना इतना घिनौना है? यह विचार उसे गुस्से से जला देता है। वह पानी के दबाव को समायोजित करता है और पानी उसकी कांस्य त्वचा से नीचे टपकता है। यह उसके परिभाषित एब्स पर बहता है, उसके धड़ की सेक्सी मांसपेशियों को उजागर करता है। वह शॉवर से बाहर निकलता है और अपने बालों को तौलिए से सुखाता है और फिर एक गहरा बागे पहनता है, इसे कमर पर ढीला बांधता है। जब वह शॉवर में था तो नौकरानियों ने बेडरूम साफ कर दिया है और ऐसा लगता है कि उन्होंने अच्छा काम किया है। लाइट बंद हैं, लेकिन एक सुगंधित मोमबत्ती नक्काशीदार लकड़ी के कैबिनेट पर एक मोमबत्तीदान में जल रही है और जुनून से टिमटिमा रही है। धुंधली रोशनी एक रोमांटिक माहौल बनाती है। एक आदर्श शरीर वाली महिला बिस्तर पर रेहान की ओर पीट करके लेटी है। मोटी सफ़ेद रजाई उसके कंधों से मोहक रूप से फिसलती है, एक गोरी और सुंदर पीठ का खुलासा करती है। उसके बाल तकिए पर इस तरह बिखरे हुए हैं जो रेहान को मोहक और आकर्षक लगता है। छवियां और यादें उसके दिमाग में कौंधती हैं।
उसे याद है कि रितिका ने उसे कैसे छुआ था, कैसे उसकी फुर्तीली उंगलियां उसके शरीर पर चलती थीं, कभी हल्की और कभी भारी और सुस्त, कैसे उसने संभोग सुख के दौरान उसकी पीठ को खरोंच दिया था। उसे याद है कि वह कैसे कराह रही थी जैसे वह रो रही हो, परमानंद से परे एक महिला की आवाज़। वह अपनी कमर कसते हुए महसूस करता है और उसकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। वह अपने शरीर में रक्त को धड़कते हुए और अपने सिर में धड़कते हुए महसूस कर सकता है। वह रजाई उठाता है और उसके नीचे सरकता है, पीछे से उसकी कमर के चारों ओर अपनी बाहें लपेटता है। अचानक वह जम जाता है। महिला पूरी तरह से नग्न है। तो वह पहले पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। वह सोचता है, उसे छूने की अनिच्छा और उसे तलाक देने के दृढ़ संकल्प का नाटक कर रही थी। लेकिन वह बिल्कुल नहीं बदली है, वह अभी भी उसके स्पर्श के लिए तरसती है। वैसे भी वह तय करता है, किसी का व्यक्तित्व उतनी अचानक और भारी रूप से नहीं बदल सकता जितना रितिका का लग रहा था। उसे स्वीकार करना होगा कि वह उसे लुभाने में बेहतर और बेहतर होती जा रही है। कल रात का सेक्स बहुत अच्छा था, उसे उत्तेजित और संतुष्ट कर रहा था जैसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसे याद है कि उसने रितिका की गर्दन में अपना सिर गाड़ दिया था, उसकी खुशबू को बेतहाशा और लालच से सूंघ रहा था। वह उत्सुकता से अपना सिर उसकी गर्दन में गाड़ देता है, उस परिचित खुशबू के लिए तरसता है। लेकिन कुछ गड़बड़ है, उसमें वैसी गंध नहीं आ रही जैसी वह उम्मीद करता है। वह धीरे से कराहती है, ये सुझाव देते हुए कि वह प्यार किए जाने का इंतजार नहीं कर सकती। धीरे से वह करवट लेती है और बड़ी धुंधली आंखों से उसकी ओर देखती है। वह उसकी अभिव्यक्ति में यौन इच्छा पड़ता है, उसके लिए एक खुला निमंत्रण। रेहान हैरान है और एक छोटे से पल के लिए उसका पूरा शरीर जम जाता है। वह महिला रितिका नहीं है, ये लावण्या है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह मांग करता है। जल्दी से वह बिस्तर से कूदता है और नौकरानियों को बुलाता है। रेहान, रुको। लावण्या अपना गोरा और सुंदर हाथ उसकी ओर बढ़ाती है लेकिन केवल हवा को छूती है। शर्मिंदा होकर वह अपनी छाती को ढकने के लिए एक तकिया पकड़ लेती है। वह खुद को गर्म करने की कोशिश करते हुए तकिए के चारों ओर अपना शरीर सिकोड़ लेती है, लेकिन उसकी पीठ और नीचे का हिस्सा खुला रहता है। जी, मिस्टर रेहान। एक नौकरानी कमरे में प्रवेश करती है लेकिन बिस्तर पर एक नग्न महिला को देखकर अचानक रुक जाती है। लावण्या के पैर अब तकिए के चारों ओर अश्लील रूप से लिपटे हुए हैं और वह आगे पीछे हिल रही है। मिसेज खुराना कहाँ हैं? रेहान अपनी बाहें उठाता है और अपना सिर अपने बिस्तर पर मौजूद महिला से दूर कर लेता है। वह नियंत्रण से बाहर लग रही है, किसी प्रकार की कामोत्तेजक दवा से पीड़ित है। वे बाहर गई हैं, नौकरानी जवाब देती है। क्या? वह मान करता है, कहाँ? क्या उसे लगता है कि वह उस पर उल्टी करने के बाद बस दूर जा सकती है? उसे उसकी हिम्मत पर विश्वास नहीं हो रहा है। उन्होंने नहीं बताया, नौकरानी ने घबराहट से कहा। उन्होंने हमें एक विशेष मोमबत्ती देने के लिए कहा और कहा। नौकरानी अचानक रुक जाती है, सोचती है कि क्या उसे बात करना जारी रखना चाहिए। क्या? रेहान मान करता है। उन्होंने कहा कि खुशी की एक रात दुनिया के सारे सोने से बेहतर है। वह आपके और मिस शर्मा के लिए शुभकामनाएं देती हैं। नौकरानी बात करते हुए शर्मिंदगी से अपना सिर नीचे कर लेती है। मोमबत्ती यौन सुख बढ़ाने के लिए है। उन्होंने कहा कि अगर आप तलाक के बारे में अपना मन बदलते हैं तो वह यहाँ होंगी। यौन सुख बढ़ाना, अपना मन बदलना। रेहान अचानक समझ जाता है कि क्या हो रहा है। रितिका ने लावण्या को अपने बेडरूम में आने की व्यवस्था की और उसने ये गारंटी देने के लिए विशेष कामोत्तेजक मोमबत्ती भेजी कि वह दूसरी महिला के साथ सेक्स करेगा। ये सब उसे तलाक लेने के लिए मजबूर करने की उसकी योजना का हिस्सा रहा है। रेहान भारी सांस लेता है। वह नाइटस्टैंड पर रखे लैंप को लात मारता है। धातु का लैंप शेड जोर से जमीन पर गिरता है और लाइट बल्ब झपकता है और फिर बुझ जाता है। नौकरानी जल्दी से रेहान से दूर देखती है। वह भ्रमित और शर्मिंदा है। सभी ने कहा कि रेहान गुप्त रूप से लावण्या को चाहता था। अब मिसेज खुराना की योजना की बदौलत वह उसके बिस्तर पर नग्न पड़ी है। उसके लिए इतने गुस्से में उड़ना कोई मतलब नहीं रखता। स्थिति शायद ही शर्मनाक है। रेहान जैसे शक्तिशाली व्यक्ति के लिए कई मालकिनें होना सामान्य है। रेहान की नज़र भेदक और गंभीर है। वह कमरे के पार मोमबत्ती को देखता है। इसकी गहरी नीली लौ अभी भी टिमटिमा रही है। वह चलकर जाता है, इसे उठाता है और अपनी नाक के पास लाता है। वह जल्दी से सांस लेता है। डॉक्टर, वाल्टर को यहाँ आने के लिए कहो, वह आदेश देता है। पहली नौकरानी डॉक्टर वाल्टर को बुलाती है और दूसरी लावण्या को कपड़े पहनने में मदद करने के लिए प्रवेश करती है। डॉक्टर डेविड वाल्टर जल्दी आते हैं। वह पहले लावण्या की जांच करते हैं। हालांकि उसने कपड़े पहने हुए हैं, फिर भी उसका चेहरा लाल है और वह शिकायत करती है कि उसे असहनीय गर्मी लग रही है। उसके बाद वह मोमबत्ती लेता है और उसे सूंघता है। इसमें बहुत शक्तिशाली कामोत्तेजक दवा की गंध आ रही है। वह कहते हैं, भौहें सिकुड़ते हुए। रेहान मोमबत्ती वाले कांच के जार को ऐसे भींचता है जैसे वह इसे अपने नंगे हाथों से तोड़ने के लिए दृढ़ है। डेविड शर्मिंदा है।
वह जानता है कि इस प्रकार की कामोत्तेजक दवा किसी भी व्यक्ति में अविश्वसनीय रूप से मजबूत आग्रह को उकसाती है जो इसके संपर्क में बहुत लंबे समय तक रहता है। लावण्या के लक्षण निश्चित रूप से दवा की विधि से मेल खाते हैं, लेकिन वह निश्चित है कि रेहान उसके लिए किस प्रकार का उपचार स्वीकार कर सकता है। रेहान उसका मन पड़ता हुआ प्रतीत होता है और भौहें सिकोड़ता है। क्या कोई मारक है? डेविड सिर हिलाता है। हाँ, मैं उसे कुछ दवा दे सकता हूँ। बस उसे यहाँ से बाहर निकालो। रेहान आदेश देता है, जैसा तुम्हें ठीक लगे उसका इलाज करो। डेविड अपना मेडिकल बैग खोलने ही वाला है, लेकिन रेहान के शब्दों पर वह जम जाता है। उसे उस बयान की व्याख्या कैसे करनी चाहिए? उसे कमरे से बाहर निकालना आसान है, लेकिन उपचार जटिल हो सकता है। सबसे सुरक्षित तरीका निश्चित रूप से उसे वह देना है जो वह चाहती है। दवा केवल दूसरा विकल्प है। यदि कामोत्तेजक दवा काफ़ी मजबूत है और दवा काम करने में विफल रहती है, तो परिणाम भयानक हो सकते हैं। लेकिन रेहान इसके बारे में नहीं जानना चाहता। वह समस्या से कोई लेना देना नहीं चाहता। डेविड आह भरता है। उसके माता पिता ने पूरी जिंदगी हवेली में बटलर के रूप में काम किया। मिसेज खुराना उसके साथ अपने एक पोते की तरह व्यवहार करती हैं और वह एक भाई की तरह रेहान के साथ खेलते हुए बड़ा हुआ, लेकिन वह सीमा पार करने और रेहान की महिला को छूने की हिम्मत नहीं करता। क्या आपको इस कमरे की ज़रूरत है? वह रेहान से पूछता है। हाँ, रेहान झिड़कता है। क्या खूनी गंदगी है? डेविड सोचता है। वह अपने दांत पीसता है और अपने सिर के बालों को खड़े होते हुए महसूस करता है। वह अपना मेडिकल बैग एक नौकरानी को सौंपता है और लावण्या को उठा लेता है। डेविड की बाहें लावण्या को अद्भुत लगती हैं। वह कल्पना करती है कि समुद्र में लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद उसे तैरती हुई लकड़ी मिल गई है। वह अपनी बाहें डेविड के चारों ओर कसकर लपेटती है और उसे बेतहाशा चूमने के लिए अपना सिर उसकी गर्दन में गाड़ देती है। डेविड अपनी पकड़ ढीली करता है, शर्मिंदा। लावण्या को गिरने का एहसास होता है और वह अपनी बाहें उसके कंधों के चारों ओर और भी मजबूती से लपेट लेती है। डेविड उसे दवा देने और उससे छुटकारा पाने के अलावा और कुछ नहीं चाहता। वह उसे पकड़ना बहुत मुश्किल बना रही है। वह दरवाजे से आधा बाहर निकलता है जब उसे अचानक कुछ याद आता है और वह रेहान की ओर मुड़ता है। वैसे मिसेज खुराना ने आधे घंटे पहले मुझसे कुछ मांगा था, लेकिन मैंने उन्हें नहीं दिया। रेहान मोमबत्ती के साथ खिलवाड़ कर रहा है और अपनी उंगलियों से लौ बुझा देता है। क्या? मॉर्निंग आफ्टर पिल गर्भनिरोधक गोली। डेविड रेहान को एक लंबी और गंभीर नज़र देता है जो शब्दों से परे अर्थ व्यक्त करती है। रेहान का चेहरा अचानक रंगहीन हो जाता है। वह गुस्से से लाल है। मैंने कभी भी क्रूर रेहान खुराना को किसी महिला पर इतना काम करते नहीं देखा, डेविड सोचता है। रेहान मोमबत्ती को वापस कैबिनेट पर रखता है, कांच को लकड़ी पर जोर से पटकता है। वह अपनी उंगलियां चटकाता है और अपने हाथों को मुट्ठी में भींच लेता है। फिर वह डेविड को लावण्या को ले जाने और छोड़ने का इशारा करता है। वह रमेश टिंडर को अगले 48 घंटों के लिए क्षेत्र की हर फार्मेसी को मॉर्निंग आफ्टर पिल्स बेचने से मना करने का आदेश देता है। राजनीति और दवा उद्योग दोनों में अपने परिवार की शक्ति के साथ गोलियों पर प्रतिबंध लगाना मुश्किल नहीं होगा। रमेश आदेश लेता है और भाग जाता है। 10 मिनट से भी कम समय में वह खबर के साथ लौटता है। सर, मिसेज खुराना को कई फार्मेसियों में गोलियां खरीदने की कोशिश करते देखा गया था। उनमें से कोई भी उन्हें नहीं बेचेगा, इसलिए वह सेंट मेयर अस्पताल गईं। वह कितनी दृढ़ है, रेहान बुदबुदाता है। रेहान की कनपटी की नस फूल जाती है और वह अपने हाथ पीछे बांधे कमरे में घूमता है जैसे कि वह खुद को हिंसा से रोक रहा हो। उससे निकलने वाला शुद्ध क्रोध रमेश की रीढ़ में सिहरन पैदा कर देता है। वह कैबिनेट पर मोमबत्ती को घूरता है। उसका पीछा करो, वह आदेश देता है, और डॉक्टर मेयर को बताओ कि अगर रितिका किसी भी गोली के संपर्क में आती है तो उनका अस्पताल खुद को एक दुर्भाग्यपूर्ण वित्तीय स्थिति में पाएगा। जाने से पहले मुझे उसकी फाइल चाहिए, वह जोड़ता है। पिछले 3 वर्षों में उसे रितिका के जीवन के किसी भी पहलू में इतनी दिलचस्पी कभी नहीं रही। एक लाल मर्सिडीज कन्वर्टिबल सेंट मेयर की पार्किंग में रुकती है। कार नीरस अस्पताल के लिए बहुत भड़कीली है और यह अलग दिखती है। एक सच्चे सज्जन की तरह डॉक्टर साहिल मेहरा कार का दरवाजा खोलते हैं और रितिका को वाहन से बाहर निकलने में मदद करते हैं। वह अपने हाथ उसके हाथों में रखती है, उसे एक स्नेहपूर्ण नज़र देती है। रितिका ने घर छोड़ने से पहले एक रूढ़िवादी ग्रे पोशाक में बदल लिया था, लेकिन उसने अपने सेक्सी कंधों को प्रकट करने के लिए कॉलर का हिस्सा काट दिया था। कॉलर का सफ़ेद कपड़ा अब उसकी कमर के चारों ओर एक बेल्ट के रूप में लपेटा गया था। पोशाक अद्वितीय और रचनात्मक है और साहिल ये नोटिस किए बिना नहीं रह सकता कि यह उसकी सामान्य पोशाक से अलग है। आदमी विनम्रता से मुस्कुराता है और उसे एक गहरी नज़र देता है। उसकी आंखें क्रिस्टल स्पष्ट हैं, लेकिन एक ही समय में अपठनीय हैं। अब तुम बहुत अलग हो, वह देखता है, अधिक जीवंत। तुम्हें पता है कि तुम्हारी तारीफ मुझे ऐसा महसूस कराती है जैसे मैं मृतकों में से वापस आ गई हूँ, वह जवाब देती है। मुझे नहीं पता, वह कहता है। खुराना के सख्त नियमों के खिलाफ इतनी देर रात अकेले इधर उधर भागना, मुझे संदेह है कि मैं एक भूत को देख रहा हूँ।
चुप करो, क्या तुम इसे फिर से लाना चाहते हो? रितिका अपनी गोरी उंगली उसके चेहरे की ओर बढ़ाती है, उसके होंठ से 1 इंच दूर रुकती है। इसके अलावा मैं यहाँ कुछ मांगने आई हूँ। वह उसके लापरवाही भरे इशारे से मोहित है। वह हमेशा से सुंदर रही है, लेकिन अतीत में वह एक बेजान कठपुतली की तरह थी। अब वह एक नई महिला की तरह लगती है, ऊर्जावान और जीवंत। वह उसके चेहरे के सामने अपने हाथ हिलाती है और वह उन्हें पकड़ने की इच्छा का विरोध करता है। क्या तुमने दवा खत्म कर ली है? वह पूछता है। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें 3 महीने के लिए पर्याप्त दवा दी थी। साहिल उसे अपने कार्यालय की ओर ले जाता है। उसकी एड़ी लयबद्ध रूप से क्लिक करती है और उसके कदम शांत हॉल में गूंजते हैं। मैं उसके लिए नहीं पूछ रही हूँ। रितिका जानती है कि साहिल उस मारक के बारे में बात कर रहा है जो वह उसे उसके शरीर में जहर को दबाने के लिए दे रहा है। वह अपने बालों के साथ खेलती है, जारी रखने से पहले उन्हें अपने कानों के पीछे करती है। मुझे मॉर्निंग आफ्टर पिल चाहिए। अचानक साहिल चलना बंद कर देता है और अपने सफ़ेद कोट की जेब में अपनी मुट्ठी भींच लेता है। मैंने सोचा कि मैं यहाँ हूँ तो नैनी की भी जांच कर लूँ, रितिका जोड़ती है। जिस पर रितिका का जन्म हुआ, उसकी नैनी ने व्यवहारिक रूप से उसे पाला था। दोनों अविभाज्य थे और महिला हर जगह रितिका का अनुसरण करती थी। रितिका द्वारा रेहान से शादी करने के बाद वह खुराना हाउस भी चली गई। 2 साल पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था और तब से वह कोमा में थी। रितिका एक्सीडेंट के दिन साहिल से मिली थी। वह नैनी की देखभाल के लिए नियुक्त डॉक्टर था और वह जल्दी ही उसका एकमात्र सच्चा दोस्त बन गया, एक सज्जन जिस पर वह भरोसा कर सकती थी और विश्वास कर सकती थी। खुराना के सख्त नियमों के कारण रितिका ने अपनी नैनी को तब से नहीं देखा था जब वे उसे अस्पताल लाए थे। उसे उसके बाद डॉक्टर मेहरा की विशेष देखभाल पर भरोसा करना पड़ा। अगर वह अपनी नैनी के स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहती थी तो उसे उस नर्स से पूछना पड़ता था जो हर महीने खुराना के घर आती थी। साहिल आह भरता है। अब मैं समझता हूँ कि रेहान ने अगले 48 घंटों के लिए सभी फार्मेसियों को मॉर्निंग आफ्टर पिल्स बेचने से क्यों मना किया है। वह रुकता है। तुम बच्चे नहीं चाहती? वह अस्थायी रूप से पूछता है। यह असंभव है, रितिका कहती है। मुझे रेहान को छोड़ना होगा। अगर मेरे पास उसके बच्चे हैं तो मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? तो क्या रेहान की गर्भावस्था की घोषणा वास्तविक है? रितिका अपना सिर हिलाती है। यह नहीं हो सकता। कल रात एक दुर्घटना थी। हमने प्यार किया, लेकिन हम दोनों को नशा दिया गया था। खुराना के घर में बहुत सारी अजीब चीजें हो रही हैं, साहिल सोचता है। पहले रितिका को जहर दिया गया था, फिर उसकी नैनी कपड़े सुखाते समय तीसरी मंजिल की खिड़की से गिर गई। पिछले महीने किसी ने रितिका को समुद्र में धक्का दे दिया और अब उसे और रेहान दोनों को नशा दिया गया है। यह आकस्मिक नहीं हो सकता, लेकिन यह अनुमान लगाना असंभव है कि इसके पीछे कौन है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह बाहर निकलना चाहती है। ऐसी अजीब और धमकी भरी जगह में एक और सेकंड कौन बिताना चाहेगा? क्या तुम्हें लगता है कि जिस व्यक्ति ने तुम्हें नशा दिया है वह वही है जिसने तुम्हें जहर दिया था? वह उससे पूछता है। अचानक संगमरमर के फर्श पर उसकी ऊंची एड़ी के खटखटाने की आवाज़ बंद हो जाती है। रितिका ने इस सिद्धांत पर विचार किया है। जिस व्यक्ति ने उसे जहर दिया वह उसे मारना चाहता था, लेकिन वे क्यों चाहेंगे कि रेहान उसके साथ सेक्स करे? इसका कोई मतलब नहीं है। अब वह सोचती है कि क्या वे उम्मीद कर रहे थे कि रेहान उसे नशा देने के लिए उसे दोषी ठहराएगा, जिससे वह उससे और भी नफरत करेगा। लेकिन क्यों? वह अपना सिर हिलाती है, ये दिखाने के लिए कि वह नहीं जानती कि कैसे जवाब दे। मुझे नहीं पता। वे छाया में छिपते हैं और चोरी छिपे व्यवहार करते हैं। मुझे नहीं पता कि वे कौन हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वे मेरे पीछे हैं। क्या ये रेहान हो सकता है? साहिल के सवाल पर रितिका का गला लगभग घुट जाता है और वह आगे की ओर लड़खड़ाती है। साहिल उसे कमर से पकड़ने के लिए समय पर अपनी बाहें फैलाता है। दालान के एक अंधेरे कोने में छिपा एक कैमरा इस दृश्य को कैद करता है। रितिका अपना संतुलन वापस पाने की कोशिश करते हुए साहिल पर झुकती है। क्या ये रेहान हो सकता है? वह सोचती है। क्या वह उसे मारने की कोशिश कर रहा है ताकि वह अपने सपनों की लड़की से शादी कर सके? वह फिर से अपना सिर हिलाती है। यह अभी भी कोई मतलब नहीं रखता। अगर वह उससे छुटकारा पाना चाहता था तो वह अपनी गर्भावस्था योजना के साथ उसकी तलाक की घोषणा को क्यों बर्बाद करेगा? अगर वह इन सब के पीछे है तो उसकी योजनाएं उसकी कल्पना से कहीं अधिक विकृत और जटिल होनी चाहिए। शायद उसे लगता है कि वह जहर से अपना दिमाग खो चुकी है। उसके परिवार की प्रतिष्ठा के लिए खतरा है। गर्भावस्था एक कवर अप हो सकती है, उसे प्रेस से खुलकर बात करने से रोकने का एक प्रयास। वह घबराहट से हंसती है। उसकी कल्पना बेतहाशा दौड़ रही है। उसका संदेह किसी टीवी नाटक की साजिश जैसा लगने लगा है। हालांकि रेहान एक आदर्श डबल एजेंट बनेगा, उसने व्यंग्य से सोचा। वह एक अभिनेता के रूप में आसानी से सफल हो सकता है। वह झूठ बोलने और नाटक करने में बहुत अच्छा है। क्या बात है? साहिल पूछता है। तुम भयानक लग रही हो। क्या तुमने अपनी दवा ली थी? उसकी बड़ी हथेली उसके माथे को ढक लेती है और पृष्ठभूमि में कैमरा धीरे से क्लिक करता है। यहाँ मॉर्निंग आफ्टर पिल मिलना असंभव है ना?
वह उदासी से पूछती है। नहीं। साहिल अपना हाथ अपनी जेब में डालता है, अपनी छाती में उठने वाली रोमांटिक भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। वह एक मरीज है, वह खुद को याद दिलाता है। उसने कभी खुद को किसी मरीज के लिए भावनाएं रखने की अनुमति नहीं दी है। लेकिन 2 साल पहले उससे मिलने के बाद से वह उसके लिए महसूस की जाने वाली कोमलता से लड़ने में असमर्थ रहा है। वह पल को बाहर निकालना चाहता है और रहस्य पैदा करना चाहता है, लेकिन उसकी चिंतित नज़र उसे कोर तक काट देती है। तुम्हें उन्हें फार्मेसियों से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, वह उसे विश्वास दिलाता है, मैं उन्हें तुम्हारे लिए बना सकता हूँ। रितिका को राहत मिली है। उसे भरोसा करना चाहिए था कि वह कोई समाधान ढूंढ लेगा, यहाँ तक कि रेहान भी उसके जैसे जीनियस डॉक्टर को नहीं रोक सकता। वह उसके कार्यालय में उसका अनुसरण करती है, जो एक अध्ययन की तरह पुराने जमाने का है। अधिक सामान्य कार्यालयों के विपरीत उसका कार्यालय सुंदर चित्रों और मूर्तियों से भरा है। साहिल डेस्क की ओर जाता है और पेन होल्डर के साथ खिलवाड़ करता है। उसके डेस्क के पीछे की किताबों की अलमारी खुली हुई है, एक छिपा हुआ दरवाजा प्रकट करती है। दरवाजा एक गुप्त प्रयोगशाला में खुलता है। तुम मुझे एक पागल कार्टून डॉक्टर की याद दिलाते हो, वह हंसती है। मैं कल्पना करती हूँ कि तुम यहाँ सभी प्रकार के प्रयोग कर रहे हो। वह उसे काम करते हुए, अपने औजारों और उपकरणों के साथ समर्पित रूप से खिलवाड़ करते हुए चित्रित करती है। ये वह जगह होनी चाहिए जहाँ वह मारक बनाता है जो वह लेती है। तो क्या यह मुझे तुम्हारा गिनी पिग बनाता है? वह मजाक करती है। मुझे ऐसा लगता है, वह कहती है, अचानक गंभीर, मेरा जीवन तुम्हारे हाथों में है और तुमने मुझे पहले ही बचा लिया है। उसके सिस्टम में जहर किसी भी अन्य के विपरीत है। उसे संदेह है कि वह इसे पता लगाने और इसका इलाज करने का तरीका ईजाद करने के लिए काफ़ी स्मार्ट एकमात्र डॉक्टर हो सकता है। उसके लिए ये कल्पना करना दर्दनाक है कि अगर वह और उसका इलाज नहीं होता तो वह अब कैसी होती। वह उसे आश्चर्य से देखती है जब वह काम करता है। यह आदमी, हालांकि केवल 28 वर्ष का है, चिकित्सा जगत के सबसे चमकीले सितारों में से एक है। हालांकि उसे कई पुरस्कारों की पेशकश की गई है, उसने उन सभी को अस्वीकार कर दिया है। अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण के माध्यम से खुद को साबित करना पसंद करता है। कई अमीर परिवारों ने उसे निजी तौर पर उनके लिए काम करने के लिए भर्ती करने की कोशिश की है, लेकिन वह स्वीकार करने के लिए बहुत गर्वित है। उसका परिवार पीढ़ियों से चिकित्सा पेशे में है और उसका उपनाम प्रगति और नवाचार का पर्याय है। इसके अलावा उसका परिवार हमेशा स्वतंत्र रूप से धनी रहा है और साहिल खुद को अधिक प्रभावशाली परिवारों में से एक के अधीन करने से इनकार करता है। उसका चेहरा गंभीर है क्योंकि वह टेस्ट ट्यूब और मेडिकल पाइपेट को संभालता है। उसके हाथ लंबे हैं और प्रमुख हैं और वह तरल पदार्थ और पाउडर को मापते और डालते समय अत्यंत सावधानी और सटीकता के साथ चलता है। वह ये सुनिश्चित करने के लिए ट्यूबों की सावधानीपूर्वक जांच करता है कि उसका माप सही है और फिर उन्हें मिलाता है। सुंदर शब्द ऐसे चौकस, सावधान और अच्छे आदमी के लिए बहुत उथला है, रितिका सोचती है। गोली जम जाती है और साहिल उसे चिमटी की एक जोड़ी के साथ उठाता है। रितिका अपनी हथेली खोलती है और छोटी सफ़ेद गोली को देखती है। अचानक उसे एक विचार आता है। क्या कोई ऐसी दवा है जो मुझे गर्भवती होने से रोक सकती है? वह पूछती है। साहिल कसकर अपनी भौहें सिकोड़ता है। वह अपनी बेचैनी को छिपाने के लिए मेज पर चिमटी और ट्यूबों को व्यवस्थित करने में व्यस्त होने का नाटक करता है। तुम बिल्कुल गर्भवती होने से बचना चाहती हो? वह पूछता है। रितिका सिर हिलाती है। ऐसी कोई दवा नहीं है, वह गंभीरता से कहता है। वह झूठ बोल रहा है। अगर वह चाहता तो आसानी से उसके लिए कुछ बना सकता था। तुम क्यों पूछ रही हो? वह सोचता है। रितिका साहिल से पानी का एक गिलास लेती है। वह गोली अपने मुंह में डालती है और एक लंबा घूंट लेती है। मैं उसके बच्चे के साथ गर्भवती नहीं होना चाहती, वह कहती है। मैं ये भी नहीं चाहती कि वह मुझे छुए, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या मैं इसे रोक सकती हूँ। साहिल चुप रहने के लिए अपने होंठ भींचता है। वह चाहता है कि वह उसकी मदद कर सके, लेकिन वह रेहान खुराना के खिलाफ है, एक ऐसा आदमी जिसके पास पूरे शहर और यहाँ तक कि देश को प्रभावित करने की पर्याप्त शक्ति है। साहिल के पास उस तरह की ताकत नहीं है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से लड़ सके। तो तुम उसे डराने की योजना बना रही हो? तुम ऐसा करना चाहती हो ताकि वह तुम्हें छूना बर्दाश्त न कर सके? रितिका इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि वह उसे तलाक देने के लिए राजी करने की कोशिश में जानबूझकर उसे गुस्सा दिला रही है, लेकिन यह उस तरह से काम नहीं किया जैसा उसने योजना बनाई थी। बातचीत बहुत भारी होती दिख रही है, इसलिए वह मजाक करती है। ये कठिन है क्योंकि मैं बहुत सुंदर हूँ। मुझे लगता है कि केवल तुम्हारे जैसा सनकी डॉक्टर ही मेरे आकर्षण का विरोध कर सकता है। वह अपनी सुंदर नीली आंखों से उसे आंख मारती है और साहिल को अपना दिल कांपता हुआ महसूस होता है। वह उसका विरोध कैसे कर सकता है? रितिका विषय को वापस गोलियों पर बदल देती है। वे 48 घंटे बाद तक काम करती हैं, है ना? साहिल, अभी भी उसकी मुस्कान में डूबा हुआ, अपना गला साफ करता है और सिर हिलाता है। मुझे कुछ और चाहिए, बस मामले में।
एक एक करके वह सावधानीपूर्वक गोलियों को एक कांच के कंटेनर में डालता है और बिना किसी सवाल के उसे सौंप देता है। वह जानता है कि वह किसके खिलाफ है। रेहान एक सामान्य आदमी नहीं है। अगर रेहान ने फैसला किया है कि वह उसे चाहता है तो साहिल को चिंता है कि वह उसे मना नहीं कर पाएगी। धन्यवाद। वह अपनी जेब में गिलास रखती है। मैं अब नैनी की जांच करूंगी। वह कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ती है, लेकिन एक मजबूत हाथ उसकी कलाई पकड़ लेता है। साहिल उसे तीव्रता से देखता है, फिर अपनी पकड़ छोड़ देता है, धीरे से अपनी हथेली और उंगलियों को सहलाता है। उसकी बीच वाली उंगली पर कुछ बर्फीला और सख्त फिसल जाता है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वह हल्के से पूछता है। मेरे जवाब से कोई फर्क नहीं पड़ता, वह मजाक करती है। विवाह अवैध है। साहिल मुस्कुराता है, लेकिन वह एक शब्द नहीं कहता है। इसके बजाय वह उस अंगूठी के साथ खिलवाड़ करता है जो उसने उसकी उंगली पर डाली है। अंगूठी के केंद्र में हरा हीरा खुलता है, पत्थर में एम्बेडेड एक पतली सुई का खुलासा करता है। यह एक ऐसी सामग्री से बना है जो भोजन में जहर का पता लगा सकता है। वह कहता है, यह विशेष रूप से आपके शरीर में नए विष का पता लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकती। रितिका विरोध करती है। वह इसे अपनी उंगली से उतारना शुरू कर देती है। वह कीमती रत्नों के बारे में बहुत कुछ जानती है क्योंकि उन्हें इकट्ठा करना मिसेज खुराना के जुनून में से एक है। जब उसके परिवार ने उसे रेहान के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार किया तो कीमती पत्थरों पर पाठ उसकी शिक्षा का अनिवार्य हिस्सा माना जाता था। वह बता सकती है कि हरा हीरा अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ है, इसका निर्माण करना बेहद मुश्किल है और इसकी कीमत कम से कम $3 मिलियन प्रति कैरेट है। इसके आकार को देखते हुए ये कई कैरेट का है। उसे यह एहसास नहीं है कि सुई उस दुर्लभ रत्न से कहीं अधिक मूल्यवान है जो इसे छुपाता है। साहिल इसे वापस उसकी उंगली पर धकेलता है। ये तुम्हारे जीवन जितना मूल्यवान नहीं है, वह कहता है। उसने उसे कभी किसी चीज़ के बारे में इतना आग्रह करते नहीं देखा। अनिच्छा से वह उसे अंगूठी वापस अपनी उंगली पर डालने देती है। ये पूरी तरह से फिट बैठता है। चलो चलते हैं। वह उसे अपने कार्यालय से बाहर और उसकी नैनी के कमरे की ओर ले जाता है। क्या वरुण शर्मा हाल ही में आ रहे हैं? वह पूछती है। वरुण उसकी नैनी का बेटा है। वह उसके साथ बड़ी हुई और उसे भाई की तरह मानती है। अगर उसे स्कूल नहीं जाना होता, साहिल जवाब देता है, लेकिन वह हाल ही में व्यस्त है और वह हमेशा मुझसे पूछता है कि तुम कब आओगी। क्या वह नहीं जानता कि मेरे लिए बाहर जाना लगभग असंभव है? रितिका अपनी नैनी से मिलने की कठिनाई के बारे में सोचकर अपनी बाहें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं पाती। वह जानता है, लेकिन हम सभी तुम्हें अधिक बार देखना चाहते हैं। तलाक फाइनल होने के बाद शायद मैं तुम्हें हर दिन देखूंगी। वह कहती है, क्या तुम मुझसे ऊब नहीं जाओगे? नहीं, ये खुशी की बात होगी। साहिल उसे तीव्र लगभग गुलाम भक्ति के साथ देखता है और वह हंसती है। इतना मज़ेदार क्या है? साहिल चिंता करता है। उसने उसे पहले कभी इस तरह हंसते नहीं सुना। शायद उसे कोई अंदाजा नहीं है कि जब वह हंसती है तो वह कितनी सुंदर होती है, वह सोचता है। रितिका अपना सिर हिलाती है। मैं वरुण के जंगली हेयर कट के बारे में सोच रही हूँ, वह कहती है। पिछली बार जब मैंने उसे देखा था तो उसने बस अपने बाल बदले थे। ये प्रफुल्लित करने वाला था। अगर मुझे भी वही हेयर कट मिले तो क्या होगा? साहिल मजाक करता है। नहीं, तुम इस तरह बेहतर दिखते हो। साहिल संतोष के साथ सिर हिलाता है और खुद को मुस्कुराता है। वे कमरे में पहुंचते हैं। नज़ अंदर नहीं है और रितिका की नैनी अकेली है। पिछली बार जब रितिका ने उसे देखा था तब से उसका वजन कम हो गया है। उसके बाल भी सफ़ेद हो गए हैं। वह बिस्तर पर इतनी शांति से लेटी है, अगर उसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क नहीं लगा होता तो वह बीमार नहीं लगती। रितिका बिस्तर की ओर चलती है, हल्के से चलती है ताकि उसकी एड़ी फर्श के खिलाफ कोई शोर न करे। नैनी। रितिका उसे अस्थायी रूप से बुलाती है। महिला कोई प्रतिक्रिया नहीं देती, वह बस वहां लेटी रहती है, गतिहीन और चुप। रितिका नैनी का हाथ लेती है और साहिल उसके लिए एक कुर्सी खींचता है। वह बैठ जाती है और बूढ़ी औरत के हाथ की झुर्रियों को सहलाती है। लंबे कोमा ने इतना नाटकीय वजन घटाया है कि रितिका को लगता है कि वह केवल त्वचा और हड्डी को सहला रही है। नैनी के बर्बाद हाथ को बार बार सहलाना उसके दिल को दर्द देता है। मुझे खेद है कि मुझे आने में इतना समय लगा, वह माफ़ी मांगती है। तुम्हें मुझसे नाराज नहीं होना चाहिए। तुम जानती हो कि खुराना के नियम कितने सख्त हैं, मुझे बाहर निकलने में बहुत समय लगा है। लेकिन अगर तुम्हें पता होता कि मैंने क्या किया है तो तुम मुझे दुर्व्यवहार के लिए डांटोगी, है ना? रितिका अचानक मुस्कुराती है, ये याद करते हुए कि जब भी वह कर्फ्यू के बाद घर आती थी तो उसकी नैनी कितनी चिंतित हो जाती थी। जब रितिका शिकायत करती थी कि खुराना का घर जेल जैसा है तो बूढ़ी औरत कसम खाती थी। क्या तुम जागोगी अगर तुम्हें पता चले कि मैं रेहान को तलाक दे रही हूँ? वह पूछती है। वह नैनी के शांत चेहरे को घूरती है। अगर नैनी जागी होती तो वह रितिका को एक सख्त नज़र देती और अपने कूल्हों पर हाथ रखती। वह बाहें सिकोड़ती और रितिका को डांटती, उसे बताती कि वह रेहान खुराना की पत्नी बनकर बहुत भाग्यशाली है।
कि उसे अपने वैवाहिक आनंद को संजोना चाहिए। भाग्यशाली आनंद। रितिका कराहती है। खुराना के घर में पिछले 3 साल उसके जीवन के सबसे दुखद वर्ष रहे हैं। कोई आनंद नहीं है, वह भाग्यशाली नहीं है। निश्चिंत रहें, मैं वरुण और अपनी अच्छी देखभाल करने का वादा करती हूँ। वह वरुण को अपना छोटा भाई मानती है, हालांकि उनका कोई खून का रिश्ता नहीं है। साहिल रितिका को अस्पताल के प्रवेश द्वार तक ले जाता है। एक साधारण अलविदा के बाद रितिका अपनी कार में बैठती है, गैस पैडल दबाती है और रात में गायब हो जाती है। रितिका की घड़ी की सुई 12 बजे की ओर इशारा करती है। आधी रात को सड़क पर बहुत कम ट्रैफिक होता है। सब कुछ सुनसान लग रहा है। रितिका ड्राइव करते समय केवल मुट्ठी भर कारों से गुजरती है। वह रेडियो चालू करती है। जेल स्पीकर से तेज आवाज में निकलता है, रात में गूंजता है। वह जीवित और मुक्त महसूस करती है। 3 पोर्श उसकी स्पोर्ट्स कार का पीछा करती हैं। शायद अमीर आदमी किसी और नाइट क्लब के रास्ते पर हैं, वह सोचती है। हालांकि कारें तेज गति से चल रही हैं, वे जानबूझकर उसे पास करते समय धीमी हो जाती हैं। एक हॉर्न बजाता है, दूसरा आदमी अपनी खिड़की नीचे करता है और चिल्लाता है, हे बेबी, हमारे साथ शामिल होना चाहोगी? रितिका उत्तेजित नहीं है। वह इन पुरुषों को अपनी दुर्लभ स्वतंत्रता को बर्बाद नहीं करने देगी। अवचेतन रूप से वह मुड़ती है और एक और कार को देखती है। ये लगभग 2 घंटे से उसका पीछा कर रही है और वह अच्छी तरह से जानती है कि इसे किसने भेजा है। वह मुस्कुराती है और पोर्श मालिकों की ओर मुड़ती है। जरूर, सेक्सी। क्यों नहीं? रितिका अपनी कार को सड़क के किनारे खींचती है। वह ड्राइवर की सीट से बाहर निकलती है और पोर्श में से एक में बैठ जाती है। वह ड्राइवर के दोस्त को अपनी चाबियां देती है और उसे अपनी कार ले जाने के लिए कहती है। आदमी जल्दी ड्राइव करते हैं और वे जल्द ही रेहान के गुर्गों से भरी धीमी कार को खो देते हैं। खुराना की हवेली भयानक रूप से शांत है। रेहान एक फ्रांसीसी खिड़की के सामने खड़ा है, अपने डेस्क को घूर रहा है। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हैं और उसने अभी भी अपना बागे पहना हुआ है। वह एक औषधीय धुंध में आधा खो गया है। उसके डेस्क पर झुर्रियों वाली तस्वीरों का एक ढेर पड़ा है। एक तस्वीर में रितिका अपना हाथ साहिल की पकड़ में रखती हुई दिखाई दे रही है, दूसरी में उसका हाथ उसके माथे को सहला रहा है, फिर भी दूसरी में उसकी बाहें उसकी कमर के चारों ओर लिपटी हुई दिखाई दे रही हैं। रमेश कमरे में प्रवेश करता है, सांस लेते हुए रेहान को तस्वीरों से विचलित करता है। मुझसे बात करो, रेहान की गहरी आवाज आदेश देती है। रमेश रेहान की आज्ञा का पालन करने के लिए जल्दी करता है और वह अपने शब्दों को गड़बड़ कर देता है। ये साहिल मेहरा है। वह मिसेज खुराना की नैनी का डॉक्टर है। फोन पर वह आदमी वही है। वह बात करना बंद कर देता है और देखता है कि रेहान कोई जवाब नहीं देने वाला है। वह जारी रखता है, मिस्टर मेहरा के दादा आपके दादाजी के निजी डॉक्टर हैं। रेहान ये सुनकर खुश नहीं होगा। रमेश सोचता है, मेहरा परिवार का रेहान के दादाजी के साथ करीबी रिश्ता रेहान के लिए साहिल के खिलाफ कार्रवाई करना मुश्किल बना देगा। रेहान जानता है कि उसके दादाजी मिस्टर मेहरा के साथ युद्ध में कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे। दोनों ने एक अविश्वसनीय रूप से करीबी बंधन साझा किया। उसके दादाजी दोनों परिवारों के बीच किसी भी तरह के संघर्ष को बर्दाश्त नहीं करेंगे, खासकर रेहान और साहिल के बीच नहीं। रेहान अचानक मुड़ता है और रमेश को घूरता है। उसकी आंखें आक्रामक, कठोर और ठंडी हैं। निजी डॉक्टर, केवल डॉक्टर, मेहरा की दवा ही आपके दादाजी के एंजाइना का इलाज कर सकती है, रमेश बताते हैं। वह मिस्टर खुराना को 3 सत्रों तक चलने के लिए पर्याप्त दवा दे रहे हैं। वह अभी पहला इलाज ले रहे हैं। रमेश कमरे में तनाव को कम करना चाहता है। आप जानते हैं, आपकी पत्नी 2 साल से अपनी नैनी से मिलने अस्पताल नहीं गई है। शायद वह आज रात बाहर निकली क्योंकि वह उसे याद करती है। क्या तुम्हें यकीन है कि ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वह गोलियां चाहती थी? रमेश हकलाता है। अस्पताल में इन्वेंट्री पर एक नज़र डालो और पता करो कि क्या कोई आपूर्ति गायब है, रेहान आदेश देता है। जी सर। भागने के बजाय रमेश हिचकिचाता है। घबराहट से वह अपना गला साफ करता है। सर, रितिका का पीछा करने वाले लोगों का कहना है कि उन्होंने उसे खो दिया है। बोलते समय उसकी आवाज़ धीमी और धीमी होती जाती है, लेकिन रेहान वैसे भी सुन लेता है। उसे खो दिया? बेकार आदमियों का क्या झुंड है। उसे ढूंढो, भले ही तुम्हें पूरे शहर को फाड़ना पड़े। वह एक तस्वीर पकड़ता है और उसे ऊपर से नीचे तक फाड़ देता है। वह रमेश पर कतरन फेंकता है और एक उसके चेहरे पर कट जाता है, जिससे पेपर कट हो जाता है। इस बीच रितिका और उसके प्रेमी एक क्लब में पहुंचते हैं। जैसे ही वे प्रवेश करते हैं, तेज संगीत और जयकार हवा को भर देती है। एक वेटर शैंपेन की बोतल एक गिलास में डालता है। दूसरा वेटर चश्मे के ढेर को एक टॉवर की तरह व्यवस्थित करता है और बोतल के बाद शैंपेन की बोतल डालता है जब तक कि हर गिलास भर न जाए। रितिका अपने एक प्रेमी द्वारा उसे दिए गए गिलास को लेती है और उसे काली मेज पर रखती है। शैंपेन, बुलबुले और फिज। पुरुषों की एक छोटी भीड़ क्लब के चारों ओर उसका पीछा कर रही है, उसकी सुंदरता से मोहित होकर। क्या तुम इसे पीने से डरती हो?
एक लंबा और सुगठित आदमी उसकी कमर पकड़ लेता है। निश्चिंत रहो, मैंने इसमें नशा नहीं दिया। ये पूरी तरह से साफ है। लेकिन शायद तुम नहीं हो। रितिका को परवाह नहीं है कि इस आदमी ने उसे अपनी कार में सवारी दी। वह अपना हाथ उठाती है और उसके चेहरे पर शैंपेन फेंक देती है। मैं तुम्हारे मुंह जितनी गंदी नहीं हूं। मुझे इसे तुम्हारे लिए धोने दो। तुम पहली महिला हो जिसने कभी मेरे सिर पर शराब डालने की हिम्मत की है। वह कहता है, तुम तेज तर्रार हो। मैं तुम्हें पसंद करता हूं। रितिका अपनी पकड़ छोड़ देती है, लापरवाही से गिलास को फर्श पर गिरने देती है जहां वह टुकड़ों में बिखर जाता है। फिर वह खड़ी हो जाती है और कलात्मक रूप से अपने सुनहरे बालों के एक कतरा के साथ खेलती है। पुरुष उसकी सेक्सी सुस्ती और गर्व से आकर्षित होते हैं, वे उससे दूर नहीं देख पाते। यहाँ तक कि गोद में नाचने का आनंद लेने वाले पुरुष भी उसे घूरते हैं। 6 पुरुष उसे महंगी शराब और फलों की ट्रे सौंपने की कोशिश करते हुए उसका पीछा करते हैं। तन में जिस आदमी पर रितिका ने शराब फेंकी थी, वह लापरवाही से कुछ ऊतकों के साथ अपना चेहरा पोंछता है और उसका पीछा करता है। मैं बस मजाक कर रहा हूँ, वह उसे आंख मारते हुए कहता है। कैसा रहेगा अगर मैं बाद में स्नान करूँ और तुम ये देखने के लिए जांच कर सको कि क्या मैं पर्याप्त साफ हूँ। रितिका उसे नज़रअंदाज करती है और एक गोलाकार सोफे पर बैठ जाती है। पुरुष उसके बगल में जगह पाने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। क्या आप मेरे साथ नृत्य करने का सम्मान करेंगी? एक पूछता है। नहीं, रितिका सीधे जवाब देती है। सुस्ती से वह सोफे की पीठ पर झुक जाती है। भले ही वह उनके प्रस्तावों से इनकार करती है, पुरुष उसे घेर लेते हैं, उसकी मुस्कान और उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए ये अमीर आदमी अच्छे दिखते हैं, लेकिन वे रेहान के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, वह सोचती है। वह केवल रेहान द्वारा उसका पीछा करने के लिए भेजे गए पुरुषों से छुटकारा पाने के लिए पोश में जाने के लिए सहमत हुई। जब तक रेहान फोन करता है, दर्जनों पुरुषों ने रितिका को घेर लिया है। तन्मय अभी भी उसे जीतने के लिए सबसे कठिन प्रयास कर रहा है। मेरे साथ आओ और मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम एक ऐसी रात बिताओ जिसे तुम कभी नहीं भूलोगी, वह वादा करता है। मुझे डर है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत अधिक हूँ, रितिका उसके कान में फुसफुसाती है। मैं एक शादीशुदा महिला हूँ। मुझे यही प्रकार पसंद है। मुझे ये रोमांचक लगता है। क्या तुम मेरे पति से नहीं डरते? मैं अपनी जिंदगी में कभी किसी से नहीं डरा, वह डींग मारता है। अगर वह कभी सामने आया तो मैं तुम्हारे पति की जिंदगी की सबसे अच्छी पिटाई करूंगा। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, वह बुदबुदाती है। तुम्हारा फोन बज रहा है, तन्मय फुसफुसाता है। वह मेज से उसका फोन लेता है और उसे सौंप देता है। रितिका उस पर मुस्कुरा रही है, लेकिन जैसे ही वह कॉलर का नाम देखती है, वह बाहें सिकोड़ लेती है। हेलो, तुम कहाँ हो? वह उसकी गहरी आवाज़ में बर्फीलापन सुन सकती है। उसे यकीन है कि वह पहले से ही जानता है कि वह द क्वींस बेड नामक क्लब में है। उसके आने में बस समय की बात है। शायद ही जुनून की रात हो। वह छेड़ती है, क्या तुम पहले ही खत्म कर चुके हो? या लावण्या को लगा कि तुम बहुत छोटे और निराशाजनक हो? क्या वह हंसते हुए तुम्हारे बिस्तर से निकल गई? तुम्हारे पास मुझे अपना ठिकाना बताने के लिए 3 सेकंड हैं। वाह, 3 सेकंड, इतनी जल्दी? वह हंसती है। रितिका, वह उसका नाम धीरे धीरे धमकी की तरह उच्चारित करता है। फोन पर गरजती आवाज़ के बारे में चिंता करने के बजाय वह कॉल को वीडियो मोड में बदल देती है। मैं तुम्हें धोखा दे रही हूँ रेहान। चारों ओर देखो और एक पसंदीदा चुनें। एक अच्छे शरीर वाले इस मजबूत और लंबे आदमी के बारे में क्या? या यह आदमी जो एक साथ कई महिलाओं के साथ इश्कबाजी करता है और अपनी यौन शक्ति के बारे में डींग मारता है? मुझे आज रात किसे चुनना चाहिए? वह अंतरंग रूप से तन्मय की ओर झुकती है और एक मोहक मुस्कान के साथ कैमरे को देखती है। रेहान को लगता है कि उसके दिमाग में कुछ फट गया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मिस्टर रेहान? अगर आप मुझे तुरंत तलाक नहीं देते हैं तो मैं आपको अंतहीन धोखा दूंगी, वह धमकी देती है। क्या मैं आपको चेतावनी देने के लिए विचारशील नहीं हूँ? हालांकि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें इसका पछतावा होगा। रेहान, वह संकोच से जोड़ती है, लेकिन बहुत बात हो गई। मैं अब इनमें से किसी एक आदमी को आजमाना चाहती हूँ। बाद में मिलते हैं। वह फोन पर किस ब्लो करती है और काट देती है। रेहान गुस्से में अपना फोन फेंकता है और अपनी उंगलियों को अपनी कनपटी में दबाता है। तलाक लेने के लिए उसने प्रेस को खुराना के घर बुलाया है, लावण्या को अपने बिस्तर पर भेजने की व्यवस्था की है, और अब वह उसे धोखा दे रही है। इस महिला की बार बार उसके अधिकार को चुनौती देने की हिम्मत कैसे हुई? लानत है, वह वीडियो में किसी और आदमी के साथ इतनी अंतरंगता से झुकी हुई थी। यह उसका खून खौलाने के लिए काफ़ी है।